एबीएफएम का चैप्टर नंबर 10 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग मतलब हम डिसाइड करना चाह रहे हैं कि हम बाहर यानी फॉरेन में मान लीजिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और उसके रिगार्डिंग आप जानना चाह रहे हैं कि ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगा या फेलियर रहेगा, या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो डिसीजन लेने में कैपिटल बजटिंग हमें मदद करता है। अलग अलग मेथड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको लेके कई सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिए गए इस चैप्टर में। आने वाले वीडियोस में हम वो सारे न्यूमेरिकल्स को एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इस चैप्टर में से आप लोग थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम में। थोड़ा बहुत जो है थ्योरी भी हमें दिया है, हम जस्ट गो थ्रू करेंगे, बट थ्योरी आपके एग्जाम पॉइंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से सिर्फ आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। कैपिटल बजटिंग, तो कंपनी क्या है वो कैपिटल बजटिंग करती है। क्यों? ताकि वो अपने एक्सपेंस और जो फिक्स असेट के जो खर्चे हैं उसको मैनेज कर सके, देख सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग इज टू मेक लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर डिसीजंस वेदर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल रिजल्ट इनटू ग्रोथ और रिटर्न। तो कैपिटल बजटिंग में एक्जैक्टली होता क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए जनरली इस्तेमाल किया जाता है। तो कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म के लिए आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा, फेलियर रहेगा, क्या रहेगा। तो कैपिटल बजटिंग उसी में जो है आपको सपोर्ट करता है। तो मेनली इंट्रोडक्शन में यही है कि कैपिटल बजटिंग आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए मदद करता है। तो कई सारे मेथड हम इस्तेमाल करते हैं कैपिटल बजटिंग के लिए, तो वो सब हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे हम लोग गो थ्रू करेंगे सेम लाइन को बार बार रिपीट करके बहुत डिटेल में दिया है, तो वो आपको ज़रूरी नहीं है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इसमें बोला है कि स्पेशल कंसिडरेशन फॉरेन एंड होम करेंसी कैश फ्लो। इसमें हो रहा क्या है कि हम बाहर इन्वेस्ट जो है बाहर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इंडिया में नहीं, मान लीजिए इंडिया से बाहर आप किसी दूसरी कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें हो क्या रहा है, आप बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जो कैश फ्लो मिलेगा, जो पेमेंट मिलेगी वो वहीं की करेंसी में मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए डॉलर, उसी में मिलेगी। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट को लेकर डिसीजन रख रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि जो पेमेंट मिलने वाली है वो वहीं की करेंसी में होगी, और उसी हिसाब से हमें कंसिडर करना है। और कई बार हम क्या करते हैं, जो अलग अलग मेथड्स है, एक हमारी होम करेंसी अप्रोच है, एक फॉरेन करेंसी अप्रोच है। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो होम करेंसी अप्रोच में क्या करते हैं, जो हमें पेमेंट मिलने वाली होती है ना डॉलर में, उसको हम रुपी में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। और एक फॉरेन करेंसी अप्रोच है जिसमें हम उसको जो है रुपी में नहीं डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, और लास्ट में हम उसको रुपी में कन्वर्ट करते हैं। तो अलग अलग अप्रोचेस हैं, इनके ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स आएंगे तभी आप लोग उसको बेटर वे में समझ पाएंगे। अभी जस्ट आप इतना समझ लीजिए कि ये जो मेथड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आप कोई बाहर मतलब नाम ही से है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर इंडिया में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसी के रिगार्डिंग जो है डिसीजन लिए जाते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, योर स्पेंडिंग इन अब्रॉड विल बी इन दैट कंट्री करेंसी। अगर आप मान लीजिए यूएसए में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके खर्चे डॉलर में ही होंगे। तो आप जो अपनी प्रोजेक्शंस करोगे वो भी उसी करेंसी में जो खर्चे होने वाले हैं उसी हिसाब से करोगे। जो भी आपका कन्वर्जन रेट आप कौन सा लेने वाले हैं वो सब आपको इसमें देखना होगा। और टाइम टू टाइम आपको अपडेट और रिवाइज करते रहना होगा कि अभी जो है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन क्या है, क्या रेट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी होगी। नेक्स्ट हेडिंग हमारा फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट कॉम्पिटिशन। अब ये फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट क्या होता है, कन्वर्टिंग लोकल करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी इज डन एज प्रिवेलिंग रेट विच इज कॉल्ड स्पॉट रेट। स्पॉट रेट का मतलब क्या होता है, एक होता है हमारा रेडी या कैश, नेक्स्ट आता है हमारा टर्म, तीसरा आता है हमारा स्पॉट, और नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड। तो रेडी और कैश का मतलब आज का रेट, टर्म मतलब कल का रेट, स्पॉट मतलब इसको आप T+2 बोल सकते हैं, और फॉरवर्ड T+2 के बाद से जो भी आपका रेट रहेगा वो आपका स्पॉट रेट रहेगा। बीएफएम का चैप्टर नंबर 1 में हमने बहुत इसको देखा है स्पॉट रेट क्या होता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो भी आप अपनी फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या होम करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो स्पॉट रेट के हिसाब से वो कैलकुलेशन की जाती है। स्पॉट रेट भी अलग अलग वेरी करता है, अलग अलग करेंसी के हिसाब से अलग अलग रहता है। जैसे मान लीजिए ट्रेवलर्स चेक करेंसी नोट के लिए आप चाह रहे हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, तो उनके लिए स्पॉट रेट जो है वेरी करता रहता है। इफ यू वांट टू सेल योर लोकल करेंसी टू बाय यूएसडी एट ए फ्यूचर डेट, there will be discount to the value of currency because you will have to pay future premium. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट नीड टू बी एडजस्टेड। तो एक्चुअली ये जो डिस्काउंटिंग की बात कर रहा है, तो थ्योरी से ज़्यादा आप लोग उसको न्यूमेरिकल में समझ पाएंगे। डिस्काउंट रेट के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी दिए कि कैसे जो है डिस्काउंट रेट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कमिंग वीडियोस में आपको डिस्काउंट रेट के ऊपर न्यूमेरिकल्स दिए, बस शॉर्ट में आप समझ लीजिए। डिस्काउंट रेट क्या है आपका फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट, कि जैसे आपकी जो भी पेमेंट मिलने वाली है, ठीक है, फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट को ऐसे समझते हैं जैसे कि फ्यूचर में आपको कुछ पेमेंट मिलने वाली है। ठीक है, जो आपको फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट में क्या होगा कि फ्यूचर में आपको कुछ पेमेंट मिलने वाली है, और उस फ्यूचर पेमेंट को आप एडजस्ट कर रहे हैं किसके हिसाब से। यहाँ पे देखिए लाइन लिखी हुई है, इफ यू वांट टू सेल योर लोकल करेंसी टू बाय
यूएसटी, मान लीजिए फ्यूचर डेट में आप अपनी लोकल करेंसी, मान लीजिए रुपीस को देंगे बैंक को और बोलेंगे मुझे डॉलर चाहिए, ठीक है, यूएसटी चाहिए, देयर विल बी डिस्काउंट टू द वैल्यू ऑफ दैट करेंसी। तो वो जो करेंसी उसमें बैंक क्या करेगा, डिस्काउंट यूज करेगा, बिकॉज यू विल हैव टू पे फ्यूचर प्रीमियम, क्योंकि फ्यूचर में क्या रहेगा, फ्यूचर का प्रीमियम जो है आपको पे करना होगा। फ्यूचर प्रीमियम मतलब क्या हो गया एग्जैक्टली कि मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मुझे 6 महीने बाद डॉलर चाहिए, ठीक है, तो 6 महीने बाद जो भी आपका रेट रहेगा उसमें क्या करेगा बैंक, प्रीमियम आपसे ऐड करेगा। ये फ्यूचर प्रीमियम एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि फ्यूचर में जो है रिस्क ही है, तो उसके लिए जो है रिस्क के तौर पे बैंक एक प्रीमियम पे करता है जिसको फ्यूचर प्रीमियम बोलते हैं। तो आपका जो भी रेट बैंक लगाएगा उसमें फ्यूचर प्रीमियम ऐड करके आपको लगाएगा। टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द स्पॉट रेट बाय द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड एडजस्ट द टाइम। तो जो भी टाइम है, टाइम के हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा और उस प्रीमियम को आपके रेट में ऐड करेगा, उसके हिसाब से जो है कैलकुलेशन करेगा। ये जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग न्यूमेरिकल से समझेंगे, थ्योरी में ज़्यादा ये क्लियर कट एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, तो डिस्काउंट रेट में क्या होगा कि जो भी हमारा रेट है, फ्यूचर रेट, उसको जो है फ्यूचर में जो भी हमें डॉलर चाहिए होंगे हम खरीदेंगे तो बैंक उसको डिस्काउंट करेगा, उसी हिसाब से जो है उसमें प्रीमियम ऐड करेगा जिसको फ्यूचर प्रीमियम बोला गया, और उस हिसाब से रेट हमें लगाएगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारा इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स। तो इसमें बोल रहा है कि अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया, मतलब इंडिया के लोग बाहर, बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ट्रेड और बिजनेस भी काफ़ी बढ़ गया, ठीक है, अभी डोमेस्टिक बैरियर कुछ भी नहीं है, और लोग क्या कर रहे हैं अपनी कंट्री से बाहर जाके प्रोजेक्ट या इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अलाउ है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया बाहर जाके कर सकता है, और गाइडलाइंस भी बहुत सिंपल करती है। जब से आपका ये फेमा एक्ट आया 2000 का, तब से गाइडलाइंस बहुत ईजी कर दी गई है, तो इससे ग्लोबलाइजेशन को, इन सबको काफ़ी बढ़ावा मिले। अगर हम अभी की इंडिया की बात करें तो आपका लिमिट कितना है, वो है 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर। तो LRS यानी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत इंडिया का कोई भी पर्सन साल भर में 2,50,000 बाहर जो है भेज सकता है। LRS में बहुत कंडीशन दी, जैसे आप बाहर घूमने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो 2,50,000 का लिमिट है। अगर मान लीजिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं और 2,50,000 कम पड़ गए, तो कोई बात नहीं, आप रीज़न बताइए क्या है, और उस केस में अगर इस लिमिट को बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे एजुकेशन में आप रीज़न बताइए कि फीस 2,50,000 से ज़्यादा लग रही है, तो इस लिमिट को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये जो जब से आपका ये कई सारे आपके पास अभी इंटरनेशनल ऑप्शंस भी है, मतलब आप अब पहले क्या था कि सिर्फ इंडिया में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर ग्लोबलाइजेशन से आपके पास बहुत सारे बाहर के रास्ते भी ओपन हो गए हैं। ठीक है, और इससे आपको और भी कई सारे बेनिफिट है, यहाँ पे दिया है कि वी नीड टू नो और अंडरस्टैंड। जो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, मतलब बाहर जाके उनकी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स एंड इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनटू फॉरेन सिक्योरिटीज विच कैन बी इन वेरियस फॉर्म। तो इंटरनेशनल फॉरेन आपका इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है कि इंडिया की कंपनी बाहर की कंपनी के बिल्स, म्यूचुअल फंड, इक्विटी कंपनी, डेप में जो है इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, तो वो होता है हमारा इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एक टर्म है IPL। इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, नाम से लग रहा है इंटरनेशनल, तो मान लीजिए यूएसए की किसी कंपनी में इंडिया के किसी पर्सन ने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो वो होगा हमारा इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दूसरा फायदा है बेनिफिट्स। तो डेवलप और जो अच्छी मार्केट है, जो काफ़ी फास्ट डेवलपिंग जो मार्केट है, उनसे वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, ठीक है, तो जो अच्छी डेवलपिंग मार्केट है, काफ़ी डेवलप मार्केट है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास काफ़ी अच्छी हो जाती है, और कई टाइप के प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, तो आपके लिए भी जो है इन्फॉर्मेशन एनालिसिस एंड स्टडी टू आर लार्ज एंड इजली, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बड़ी डेवलप कंट्रीज़ की कोई कंपनी के रिगार्डिंग, तो वो आपको आसानी से मिल जाता है। और और कुछ कंट्रीज़ के एक्सचेंज रेट, जो काफ़ी डेवलप कंट्री है उसके एक्सचेंज रेट में भी काफ़ी स्टेबिलिटी रहती है, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, और एक्सचेंज रेट में जो है कम से कम फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, तो दूसरा बेनिफिट ये हो गया। तीसरा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपके पास एक बास्केट है, तो अलग अलग टाइप के ऑप्शंस रखिए, रेड कलर की, येलो कलर की, ब्लू कलर की, हर तरह की बॉल्स रखिए, मतलब आपकी बास्केट में सेम टाइप के जो है प्रोडक्ट मत रखिए। आप सिर्फ इंडिया की कुछ कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे अच्छा बाहर भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डाइवर्सिफाइड जो है ऑप्शन मिलेगा, तो आपके लिए रिटर्न जो है बेटर रिटर्न आपको इसमें मिलेंगे। बैरियर, बैरियर इसमें कुछ नहीं है, जैसे वी मे समटाइम्स फाइंड इम्पेंडेंट और बैरियर, तो जो भी कैपिटल फ्लो है, मतलब जो पैसा आ रहा है उसमें हमें कई बार बैरियर फील होता है। इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट होते हैं, द रिस्क इज हायर, बिकॉज क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या है, हमें कोई खतरा महसूस हो सकता है, किस तरह से फ्यूचर में कुछ मालूम नहीं कि कोई उस कंट्री में कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी आ जाए जिससे आपका पैसा फंस जाए, ठीक है, तो ये सारे बैरियर इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है एसेट एलोकेशन। एसेट मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, आपके पास 10,000 रुपये, तो 10,000 से आपने 5,000 का एक प्रोडक्ट खरीदा, 5,000 का दूसरा खरीदा, तो असेट एलोकेशन का मतलब जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हमें इस तरह से एलोकेट करना है, एक प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए रिस्क और रिटर्न का, वही होता है हमारा प्रॉपर असेट एलोकेशन। असेट मतलब जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने बाहर की किसी कंपनी के शेयर्स में $5,000 लगाए,
तो ये मेरा असेट हो गया। मैंने एक वहाँ की कंपनी एक बॉन्ड इशू करी थी, तो $5,000 बॉन्ड में इशू किया, ये मेरा दूसरा असेट हो गया। ऐसे ही मैंने एक कंपनी के बाहर से कोई गोल्ड बॉन्ड बाहर की कंपनी के खरीद लिए, ये तीसरा असेट हो गया। तो असेट एलोकेशन हमें इस तरह से करना है कि प्रॉपर मिक्स होना चाहिए रिस्क और रिटर्न का। तो असेट एलोकेशन में हमें रिस्क और रिटर्न जो है अच्छे से चेक करना है। हमें देखना है वो कितना रिस्की और कितना रिटर्न है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्की बहुत अच्छी रिटर्न मिल रही हो, तो ऐसा नहीं कि आप सारा पैसा रिटर्न जो है ज़्यादा रिस्की पे लगा दें, क्योंकि फिर अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप बहुत पूरी तरह से आपका जो लॉस हो सकता है, क्योंकि आपने मतलब आपका जो मिक्सचर है वो प्रॉपर होना चाहिए, असेट एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए आपके रिटर्न और रिस्क को लेके। जैसे देखा जाए इक्विटी मार्केट में किसी किसी को 200% का 500% का 5,000% का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। बट एफडी में ऐसा नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं कि इक्विटी में 5,000% तक का या 2,000 या 200% का बेनिफिट है तो हम सारा पैसा इक्विटी में लगाएं, क्योंकि अगर मान लीजिए डूब गए तो सारा पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने असेट को इस तरह से एलोकेट करना है कि रिस्क और रिटर्न के बीच में प्रॉपर मिक्सचर इसमें होना चाहिए, और इसी से आप प्रॉपरली इसको जो है मैनेज इसमें कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका हैचिंग स्ट्रेटेजी। हैचिंग जनरली क्या होता है, अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, डेरिवेटिव जिसको आप बोल सकते हैं, ये आपको मार्केट के रिस्क से प्रोटेक्ट करते हैं, वही आपका हैचिंग। हैचिंग मतलब प्रोटेक्ट फ्रॉम रिस्क। तो ऐसी इंस्ट्रूमेंट ऐसी चीजें जो आपको रिस्क से प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्ट फ्रॉम रिस्क, उसको बोला जाता है हेजिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। मार्केट इंडेक्स और एक्सचेंज रेट इंडेक्स जो है आर नॉट नेसेसरीली लिंक टू दिस अदर टू ईच अदर, एंड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस कैन जनरली क्या होता है कि जैसे स्टॉक में आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है ना, तो उसके अलावा भी हमारे पास जो है कई बार एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो इस एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन से हमारे पास बचने के लिए कई सारे मार्केट में इंस्ट्रूमेंट रहता है, जैसे आपका हो गया फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, यहाँ पे इन्होंने बात की गई है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, इसमें आपका फ्यूचर में जो आपका रेट रहेगा, जैसे मान लीजिए फ्यूचर में आपको 6 महीने बाद पेमेंट आनी है, तो आप अभी से एक कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए फॉरवर्ड। इसके लिए आप फिक्स कर लीजिए $1 का 70, जैसे मान लीजिए बोला, बाद में मान लीजिए $1 का भले ही 60 हो जाए, पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो आपको 70 के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट। और भी कई सारे मार्केट में चीज़ें हैं जिससे हम अपनी जो है चीज़ों को हैजिंग कर सकते हैं, मतलब रिस्क से जो है बचा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये दिया था, तो शॉर्ट में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या इसमें आता है। तो इसमें बोला कि पहले हमें समझना होगा कि ये जो हमारा अंडरस्टैंड करना होगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन इंटरनेशनल पोर्टफोलियो से हम दूसरी कंपनी जो है फॉरेन कंपनीज के ट्रेजेबल म्यूचुअल फंड लिस्टेड कंपनी डेप में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेनिफिट इसके जो है इसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिलती है और काफ़ी ग्रोथ ग्रोथ इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब इंडिया में भी आपने इन्वेस्ट किया, फॉरेन में भी अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया, तो हमें काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और फंड का सेफ्टी इसमें हो जाता है। नेक्स्ट आता है बैरियर। बैरियर का मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि जो पैसा आ रहा है, कैपिटल फ्लो हमारे पास हो रही है, तो उसमें बैरियर हो सकता है। कैसे? ज़्यादातर ये लॉन्ग टर्म में होगा, जब जिस कंट्री में हमने इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी आ गया, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि पैसा बाहर नहीं भेजना। ऐसे असेट एलोकेशन, जो भी हमारा असेट है जहाँ जहाँ हमने इन्वेस्ट किया, तो वो इस रेशो में होना चाहिए, एक प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए रिस्क और रिटर्न। मतलब कोई बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है इसका मतलब नहीं सारा का सारा पैसा वो इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो रिस्की भी होगा। तो रिस्क और रिटर्न का प्रॉपर बैलेंस बना के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है हैचिंग स्ट्रेटेजी। हैचिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम रिस्क। तो जो आपको रिस्क से बचाती है उसको बोलते हैं हैचिंग। मार्केट इंडेक्स और एक्सचेंज रेट रिस्क जो है इसमें इसमें बोला है कि जैसे अगर हमें एक्सचेंज रेट रिस्क है या कोई और रिस्क है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं जिसको हमने नाम दिया फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट। और उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या फ़ायदा होगा कि हमने पहले से डिसाइड कर लिया होगा कि फ्यूचर में हमें कुछ पेमेंट मिलने वाली है, तो उसका जो रेट है जैसे $1.70, तो भले ही आपका $1.60 हो जाए बाद में, पर आपको जो पेमेंट है $1.70 के हिसाब से ही मिलेगी। तो ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे और भी कई सारे हैचिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इस तरह की हैचिंग स्ट्रेटेजी हमें बनानी चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, चलिए इस एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है सीसीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एक आईटी कम है इंडिया इंडिया की। सो जो आईटी कंपनी है इज प्लानिंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट थ्रू अ होली ओन सब्सिडी इन ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन चाइना। तो वो चाइना में एक सब्सिडी ओपन करना चाह रही है, होली ओन सब्सिडी मतलब पूरा जो है इसके 100% जो शेयर है इसी कंपनी के रहे। तो वो चाइना में एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रही है विद ए शेल्फ लाइफ ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का शेल्फ लाइफ होगा उस प्रोजेक्ट का। तो वैसा इस सीसीएस कंपनी का प्लान है। द इन्फ्लेशन इन चाइना इज एस्टिमेटेड एट 8%। तो चाइना का इन्फ्लेशन रेट कितना है? 8% है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो और रिसीव एट द एंड ऑफ ईयर। तो जो भी कैश फ्लो होगा साल भर में जो एक्टिविटीज होंगी उसका जो पैसा मिलेगा साल के एंड में मिलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अच्छे से इसको समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। फॉर द प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो जो ये इंडिया की जो कंपनी है ना सीसीएस टेक्नोलॉजी, इसको चाइना में इन्वेस्ट करना है। तो चाइना की जो करेंसी है चाइनीज युआन, इसको CNY इस साइन से रिप्रेजेंट किया गया है।
तो वहाँ की जो है जब ये प्रोजेक्ट वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रही कंपनी, तो उसको कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, इसको पैसे चाहिए होंगे चाइनीज युआन 30 लैक्स। तो ये 30 लैक्स चाइना की करेंसी में। विल बी इन लैंड, तो उनको जमीन लेनी पड़ेगी जिसकी कीमत 30 लाख रुपए। तो लैंड विल बी सोल्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ, ये भी चाइनीज युआन 35 लाख। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज है ये चाइना की करेंसी में दिया हुआ है। तो 30 लाख चाइनीज युआन में उसको खरीदना पड़ेगा जमीन। और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, 2 ईयर्स का प्रोजेक्ट है ना, n = 2, तो 2 साल के बाद वो उस जमीन को 35 लाख में बेच के जा सकता है। 35 लाख चाइनीज युआन। द प्रोजेक्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड एन ऑफिस कॉम्प्लेक्स, तो इसके लिए उसको ऑफिस कॉम्प्लेक्स की भी जरूरत पड़ेगी, जिसकी कीमत है चाइनीज युआन 15 लैक्स, पेबल एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो 15 लाख का जो है चाइनीज युआन का एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स में इसको इन्वेस्ट करना रहेगा। तो टोटल खर्चा कितना हो गया इन्वेस्टमेंट में? 30 लाख तो जमीन में, ऑफिस कॉम्प्लेक्स में 15 लाख, 30 + 15 45 लाख। तो टोटल 45 लाख चाइना का जो युआन करेंसी है, उतने तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए रहेगा। द कॉम्प्लेक्स विल बी डेप्रिसिएटेड ऑन स्टेट लैंड बेसिस ओवर 2 ईयर्स। तो जो 15 लाख है ना, इसको 2 ईयर्स बेसिस, 2 साल में जो है इसका जो है स्ट्रेट लाइन बेसिस पर इसका डेप्रिसिएशन किया जाएगा, और 2 साल इसकी लाइफ मानी जाएगी विद जीरो सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज रह गई, जैसे आपके पास कोई मशीन है मान लीजिए, तो 2 साल आपने मशीन इस्तेमाल किया, अब उसकी वैल्यू मान लीजिए 1 लाख है। मशीन आपने खरीदी थी मान लीजिए 1 करोड़ में। तो वो 1 लाख जो वैल्यू है, मतलब इसको अगर आप ऐसे कबाड़े में बेच देंगे, तो मशीन के लोहे की वजह से, आयरन की वजह से आपको पैसा मिलेगा, उसी को सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इस का ऑफिस कॉम्प्लेक्स का कुछ भी सैल्वेज वैल्यू नहीं है। और 2 साल के बाद स्ट्रेट लाइन के हिसाब से इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू फैच चाइनीज युआन 5 लैक्स एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इससे 5 लाख का चाइनीज युआन इतने तक का जो है प्रोजेक्ट के एंड में इतना पैसा मिलेगा, तो इस इसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही है। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन यहाँ तक है। ठीक है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो कंपनी इज प्लानिंग टू रेज द रिक्वायर्ड फंड थ्रू जीडीआर। अब ये कंपनी को इतना सारा पैसा चाहिए, 45 लाख चाइनीज युआन। तो क्या उसने सोचा है कि हम जीडीआर इशू कर देते हैं मॉरिशस में। ठीक है, ऐसा इस कंपनी का प्लान है। ईच जीडीआर विल हैव 5 इक्विटी शेयर्स। तो हर जीडीआर, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एडीआर जीडीआर, तो हर जीडीआर की वैल्यू 5 इक्विटी शेयर्स के बराबर है। ठीक है, ऑफ द कंपनी, और विच आर करेंटली ट्रेडिंग एट 200 पर शेयर। तो ये जो इसके शेयर्स है मार्केट में 200 रुपए के हिसाब से ट्रेडिंग हो रहा है। फेस वैल्यू कितना है उसका? 10 है शेयर का इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो इसकी डोमेस्टिक मार्केट में जो एक शेयर की कीमत है वो है 200। और वो जीडीआर इशू कर रही है मॉरिशस में, और हर जीडीआर में 5 इक्विटी शेयर्स होगा। जैसे एडीआर जीडीआर में कुछ शेयर्स होते हैं, कुछ बंच आप मान लीजिए, तो हर जीडीआर 5 शेयर को रिप्रेजेंट करता है, और हर शेयर 200 रुपए में जो है मार्केट में ट्रेड कर रहा है। और उसका जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज। फेस वैल्यू और मार्केट शेयर में डिफरेंस क्या होता है? फेस वैल्यू मतलब उसकी एग्जैक्ट कीमत कितनी है। ठीक है, तो फेस वैल्यू का मतलब होगा कि वो शेयर की कीमत कितनी है। मान लीजिए 10 रुपए शेयर है, तो फिर फेस वैल्यू उसका 10 रुपए हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि डिमांड उसकी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से 10 रुपए का शेयर मार्केट में 200 रुपए का बिक रहा है। तो ये होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या है? फेस वैल्यू मतलब जितने का वो शेयर है, उसकी रियल में कीमत तो सिर्फ 10 रुपए ही है। ठीक है, लेकिन उस शेयर की इतनी ज्यादा डिमांड है, लोगों को लगता है कि फ्यूचर में इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ होगा कंपनी में, तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है शेयर में, तो इसीलिए इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए तो उसका रेट भी जो है, प्राइस भी जो है बढ़ जाता है। तो इसीलिए 10 रुपए के शेयर को लोग 200 रुपए में भी खरीदने को तैयार है। तो जो 200 रुपए है वो इसका मार्केट प्राइस है। यही डिफरेंस होता है फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस में। और द कंपनी हैज करंटली पेड द डिविडेंड। तो कंपनी ने 25% का डिविडेंड पे किया, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% पर एनम। यानी अभी तो उसने 25% का डिविडेंड पे किया है, लेकिन इसमें जो ग्रोथ रेट है 10% की, यानी अगली बार 25% से भी आगे वो 10% एक्स्ट्रा जो है इस तरह से डिविडेंड पे करेंगे। तो टोटल कॉस्ट इशू इज एस्टिमेटेड। तो जो जीडीआर इशू कर रही है उसके लिए पैसा खर्चा होगा, तो वो है 1% ऑफ इशू साइज। जितने का वो इशू कर रही है उसका 1%, तो इतना पैसा उसको देना पड़ेगा। किसके तौर पे? डिविडेंड के तौर पे देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब आगे क्या बोला है? द एनुअल सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ। तो जो सेल्स ये करेगी ना, हर यूनिट का जो खर्चा होगा, हर यूनिट जो है साल भर में इसकी जो सेल्स होगी वो होगी 10,000 यूनिट्स, और हर यूनिट का जो रेट होगा वो होगा 500 चाइनीज युआन। ठीक है, तो ये 10,000 यूनिट्स को बना के बेचेगी, जो ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है चाइना के। ठीक है, तो उसमें वो यूनिट्स बेचेगी, तो साल भर में 10,000 यूनिट्स बेचे जाएंगे, और हर यूनिट की जो वैल्यू है, कीमत है, वो होगा 500 चाइनीज युआन। द प्राइस ऑफ यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू राइज एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो यूनिट है, जो चीज जो प्रोडक्ट वो बेच रही है, इस यूनिट को मान के चलिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट जो है 500 रुपये
500 चाइनीज युआन पर प्रोडक्ट है और उसका प्राइस भी बढ़ता रहेगा। पहले साल 500, अगले साल जो इन्फ्लेशन रेट है ना उसी रेट से बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का रेट देखिए क्या है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई किस रेट से बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट का रेट वो हमेशा सेम नहीं रखेंगे। पिछले साल मान लीजिए उन्होंने एक प्रोडक्ट 500 में बेचा, तो अगले साल नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इस साल 1 ईयर सेकेंड ईयर में 500 का इन्फ्लेशन रेट जितना आना उस रेट को वो बढ़ा के बेचेंगे। यानी जब महंगाई बढ़ रही है तो वो अपना प्रोडक्ट हर साल सेम रेट पे क्यों बेचेंगे। इस बार 500 तो शायद अगली बार 600 हो जाए या 700 हो जाए। तो देखेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी कि इन्फ्लेशन रेट कितना है और फिर उसके हिसाब से सेकंड ईयर में क्या प्राइस होगा या थर्ड। 2 ही साल के प्रोजेक्ट है तो हमें आगे थर्ड ईयर जाने का भी जरूरत नहीं है। आगे इसमें क्या बोला है कि हाँ, जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो इन्फ्लेशन रेट से बढ़ेगा। अभी 500 का है लेकिन उसमें जो रेट में ग्रोथ देखने को मिलेगी वो इन्फ्लेशन के हिसाब से ग्रो करेगा। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर 40%, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर ये वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट में, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, कम प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये कम हो जाएगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, नो इफेक्ट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बिल्डिंग बिल्डिंग का खर्चा, ठीक है, और क्या खर्चा हो सकता है, जैसे आप लोग सैलरी पे कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, वो खर्चा, इंश्योरेंस कराया हुआ है आपने अपनी मशीनरी का या किसी बिल्डिंग का, वो खर्चा, तो ये सारे हमारे फिक्स एक्सपेंस में आ जाएंगे। यानी हम अगर 1 यूनिट बनाए या 10,000 यूनिट बनाए या 1 लाख यूनिट बनाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो चाहे आप एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या 1,000, तो वो इंश्योरेंस वाले तो उतना ही लेंगे। ऐसे एडवर्टीजमेंट, आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट कंपनी आपसे पैसे किस हिसाब से लेती है, वो इस हिसाब से लेती है कि आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करानी है। वो इस हिसाब से नहीं लेती कि हमने एडवर्टीजमेंट की है तो आप सिर्फ 10 प्रोडक्ट बेचोगे या आप 10,000 बेचोगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिक्स कॉस्ट मतलब हम कितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वेरिएबल कॉस्ट जिसको प्रोडक्शन से फर्क पड़ता है, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। मशीन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो ज्यादा देर मशीन चलेगी, तो उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी। वेजेस, वेजेस कौन होते हैं जनरली, जैसे आपने देखा होगा, यूट्यूब में भी आप लोग देख सकते हैं कि जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो मान लीजिए लाइन ऐसे है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और मान लीजिए कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है तो इस तरह से प्रोडक्ट गुजर रहा है मशीनों के थ्रू, तो यहाँ पे जो वर्कर्स बैठे रहते हैं, वर्कर्स, तो अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसीलिए वर्कर्स जो होते हैं जिनको हम वेजेस पे कर रहे हैं, यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं। सैलरी कौन है, जो परमानेंट स्टाफ है एक तरह से, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ है। और ये कौन है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के स्टाफ है, तो उनको हम लोग वेजेस बोलते हैं। वेजेस हम उनको पे करते हैं, सैलरी नहीं होता, वो वेजेस होता है। तो अगर ज़्यादा आपको सामान बनाना होगा तो ज़्यादा लोगों को रखना होगा तो ज़्यादा वेजेस हमें पे करना होगा, तो वेजेस भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है। और रॉ मटेरियल, अगर आपको ज़्यादा बनाना है सामान तो ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल पे जो खर्चा है वो भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बेसिक बता दिया कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या है। फिक्स कॉस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता आप ज़्यादा सामान बनाए कम बनाए, बट वेरिएबल कॉस्ट को फर्क पड़ता है। अगर ज़्यादा सामान बनाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो ये बढ़ेगा खर्चा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, ज़्यादा सामान बनाने पर रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा वर्कर्स हमें रखने पड़ेंगे। फिक्स कॉस्ट में ऐसा नहीं है, जैसे आप लोग सैलरी पे कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो एडमिन एडमिन जो वहाँ के जो स्टाफ है एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपकी फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट का खर्चा, आपकी बिल्डिंग का इंश्योरेंस, अगर आपने बिल्डिंग रेंट पे ली है, ठीक है, तो आपको बिल्डिंग का रेंट पे करना है, अपनी फैक्ट्री का रेंट पे करना है। अब आप फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनाए, 1 लाख बनाए, आपका रेंट उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस हो गया। ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे दिया गया आपको, देखिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 40% ऑफ सेल्स, तो जितने की आप सेल्स करोगे ना उसका 40% आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है, ये तो फिक्स होती है, तो इसलिए ये बोला है कि 22 लाख चाइनीज युआन पर दिया। तो साल का फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका फिक्स है 22 लाख, और ये 40% ऑफ सेल्स, जितनी सेल होगी उसका 40%, एंड एक्सपेक्टेड टू राइज एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये भी जो आपकी फिक्स कॉस्ट दी है ना, ये 22 लाख है, पर हमेशा ये सेम नहीं होगी। जो जो इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है, आई थिंक 8% ना, तो उसी हिसाब से फिक्स कॉस्ट भी अगले साल बढ़ जाएगी। फिर नीचे लिखा है द टैक्स रेट। तो चाइना में जो इनकम या कोई कैपिटल गेन होता है आपको, इनकम मतलब आप कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं, कोई बिजनेस से इनकम अर्न कर रहे हैं। कैपिटल गेन मतलब होता है कि जैसे आपने कोई मान लीजिए, मतलब जैसे आपने मान लीजिए घर खरीदा, ठीक है, मान लीजिए आपने 10 लाख का घर खरीदा और 20 लाख में बेच दिया, तो 10 लाख आपको मोटा मोटा प्रॉफिट हो गया, तो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। जो कैपिटल असेट, जो लॉन्ग टर्म के असेट्स होते हैं, उनको बेचने से जो पैसा हमें उससे हमारी जो कमाई होती है, उससे हमें जो फायदा होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। 10 लाख का घर आपने 20 लाख में बेचा तो 10 लाख का आपको फायदा हुआ, ये 10 लाख आपका होगा कैपिटल गेन।
और गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से नो फर्दर टैक्स। तो अगर आप चाइना में 25% टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स रेट है 25, तो इंडिया में आपको टैक्स पे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और स्पॉट रेट कितना दिया हुआ है, 1 चाइनीज युआन इज इक्वल टू 9.5, ये भी हमें याद रखना है। एक आपका जो हमें स्पॉट रेट दिया है अभी का, 1 चाइनीज युआन इज इक्वल टू 9.5 रुपीज़, ठीक है। ये स्पॉट रेट आप लोग याद रखेंगे। द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इंडिया और चाइना का नॉमिनल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया है 12% और चाइना का दिया है 10%। एंड ठीक है, उसके साथ आपको आपका जो क्वेश्चन है खत्म हो गया। अभी इसमें हमसे पूछा गया वो देखते हैं। दो चीजें पूछी गई है। पहला, आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो इन चाइना एंड डिटरमाइन नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो प्रोजेक्ट जहां हम चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट में कितना हमारा फ्यूचर कैश फ्लो होगा और हमारे को नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहला काम है हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। दूसरा क्या है, determine whether CCS technology, तो ये जो कंपनी है, should go for the project or not, assuming that neither there is a restrictions on transfer of fund from China to India nor any charge tax payable on transfer। तो जब भी वो पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं चाइना से इंडिया में, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और कोई भी चार्ज या टैक्स में उनको नहीं पे करना। तो इस बात के अजम्पशन में आपको सोचना है कि ये CCS जो टेक्नोलॉजी है, इसको प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो दो क्वेश्चन के आंसर हमसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अभी खत्म हो गया। 10-12 मिनट का वीडियो हो गया, तो 10-12 मिनट तो हमें क्वेश्चन को समझने में ही लगे, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि इसमें एक्जैक्टली दिया क्या क्या डेटा गया। अब इस डेटा के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। हमें पहले चाहिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए 5 चीज़ें उन्होंने सॉल्व की है और उसके बाद से यहाँ से कैलकुलेशन की नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें जानना पड़ेगा जो हमारी कैश फ्लो हो रही है, जो हमारी एनुअल कैश फ्लो, हमें वो कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। हमारा काम है कैश फ्लो कैलकुलेट करना। और भी कई चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वन बाय वन हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर आप देखना कि हमें किस किस की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो पहला हमें यहाँ पे दिया गया डिविडेंड देखेंगे हमें अभी कितना डिविडेंड मिल रहा है और एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है, D0 D1। एक्चुअली हमें जो है इक्विटी शेयर का ग्रोथ रेट जो है हमें कैलकुलेट करना है, जिसको आप लोग डिस्काउंट रेट बोलते हैं ना, तो हमें डिस्काउंट रेट पहले कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे इन्होंने डिस्काउंट रेट आपका के करके सॉल्व किया, बट इन्होंने बताया नहीं कैसा सॉल्व, और ना ही यहाँ पे आपको कोई फॉर्मुला दिया गया। मैं फॉर्मुला आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ एक्चुअली डिवाइड का साइन होगा, ठीक है। आप इस बुक को देख के नहीं समझ पाएंगे कि ये कैसे सॉल्व किया गया। फॉर्मुला देखते हैं पहले कौन से फॉर्मुले का इस्तेमाल कर रहा है। तो फॉर्मुला है आपका P0 = D1 डिवाइडेड बाई KE-G। ये जो के है ना, हमारा इक्विटी शेयर का जो रेट है, जो हमारा इक्विटी शेयर का जो रेट है ना, हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर का जो रेट है के से उसको रिप्रेजेंट किया, तो ये वही के है। जी आपका जो ग्रोथ रेट कितनी है आपकी, ठीक है, ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। D1 फर्स्ट शेयर का आपका डिविडेंड कितना है, P0 शेयर का प्राइस कितना है, तो ये वैल्यूज हमें पुट करनी है। शेयर का प्राइस हमें गिवन है, D1 हमें अभी कैलकुलेट करेंगे, के हमें कैलकुलेट करना है, और के को आप जो है इक्विटी शेयर का क्या रेट है वो हम बोल सकते हैं, और जी आपका आ जाएगा इसमें ग्रोथ रेट। तो ये चार वैल्यूज हमें दी गई है। तो इन चार के हेल्प से हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले को लिखते हैं। अभी हमारा देखिए डिविडेंड D1 हमें निकालना है, तो D0 देखिए कितना दिया हुआ है। D0 अभी का कितना है आपका, ये देखेंगे डिविडेंड, ये वाली लाइन, द कंपनी इज करेंटली पेइंग डिविडेंड ऑफ 25%, 25% का डिविडेंड पे कर रही है। किस पे, जो फेस वैल्यू उस पर वो डिविडेंड पे करते हैं। तो फेस वैल्यू 10 रुपये, तो 10 रुपये का 25% कितना रहेगा, यहाँ से लेते हैं। तो फेस वैल्यू उसकी 10 रुपये, ठीक है। और डिविडेंड वो कितना पे कर रही है अभी, 25% पे कर रही है। तो D0 अगर मतलब अभी वो कितना डिविडेंड पे करेगी, 10 का हम 25% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसका परसेंट हटेगा, यहाँ 100 लग जाएगा, ये 4 बार कैंसिल, और 10 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो D0 की वैल्यू आ गई 2.5। आगे इसमें बोला है कि हर साल जो है 10% की ग्रोथ होगी। उसी से आगे जो पहली लाइन थी ना, कंपनी 25% का डिविडेंड देगी, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10%, तो 10% जो है हर साल वो ग्रो करेगा, ऐसा वो मानती है। तो ग्रोथ रेट डिविडेंड में कितनी है, जो हमारा जी है ना, जी की वैल्यू दी है 10%। तो अगर हमें D1 निकालना है, D1 कैसे निकालेंगे, मतलब पहले साल का, D0 और कितना आपका ग्रोथ हुआ है, ठीक है, 1 प्लस जो भी आपका ग्रोथ रेट है, तो उस तरह से हम D1 कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले साल का तो यहाँ पे 1 लग जाएगा, ठीक है। तो D0 कितना है, हमने अभी कैलकुलेट किया था 2.5, 1 प्लस जी, ग्रोथ रेट कितना है 10%, तो 10% का हम ये परसेंट हटाएंगे, यहाँ लग जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 0.1। तो जी का वैल्यू हम पुट करेंगे 0.1, इसका पावर 1, वही हो जाएगा 2.5 इंटू 1.1। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं हम लोग, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.1, ये कितना आ जाएगा 2.75, ठीक है। तो हमारी कैलकुलेशन होगी 2.75,
तो हमारा D1 कितना कैलकुलेट हो गया, 2.75 हमारा D1 हो गया। ये D0 हमने कितना कैलकुलेट किया, 2.5। तो हमें जो है हमारा फॉर्मूला क्या था, हमने जो फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला था हमारा ये, P0 शेयर का कितना प्राइस है, D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। KE हमें कैलकुलेट करना है, जी आपका ग्रोथ रेट जो कि 10% दिया हुआ है, जिसको आप लोग 0.1 पुट करेंगे। ठीक है, D1 हमने अभी सॉल्व किया, कितना आया हमारा D1, इससे पहले हमने जो देखा था ना, D1 2.75। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें D1 सॉल्व करना है। तो D1 का फॉर्मूला कितना है, 2.75। P0 शेयर का प्राइस कितना, अब देखिए शेयर का प्राइस के लिए हमें समझना क्या होगा। वैसे तो शेयर का प्राइस कितना है, 200 रुपये का, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो शेयर्स है कंपनी के 200 रुपये में बिकते हैं पर शेयर। पर ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है, टोटल, क्योंकि ये शेयर्स जो है जीडीआर के थ्रू जो है पैसा रेजिंग कर रही है, तो उसमें जो उसको इशू का खर्चा आएगा वो कितना आएगा, 1% ऑफ इशू साइज, 1%। तो यानी हर शेयर को जो है जो नेट जो पैसा जो इसको मतलब नेट जो प्रोसीड्स होंगे उसमें इसको 1% इसका खर्चा आ रहा है। तो रियल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, भले ही 200 का शेयर है, बट क्योंकि कंपनी को जो पैसा मिलने वाला है, जो नेट प्रोसीड्स होगी कंपनी के पास, जो शेयर आएगा पर शेयर के हिसाब से, तो उस केस में कंपनी को कितना मिलेगा, भले ही 200 का है, बट 1% ऑफ इशू साइज। जनरली होता क्या है कि जनरली जैसे आप एडीआर जीडीआर इशू करते हैं ना, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इशू किए, तो 1 लाख रुपए रेजिंग की फंड की, ठीक है, इतने का आपने रेजिंग किया, मान लीजिए जीडीआर या एडीआर के थ्रू, किसी भी सोर्स से आपने किया, तो कोई भी काम फ्री में नहीं होता, उसके लिए कुछ खर्चा भी हमें लगता है। जैसे कुछ भी आप करेंगे, जैसे आप मान लीजिए एक नया टीवी खरीद रहे हैं, तो उसके लिए भी आप दुकान में जा रहे हैं, और जब टीवी को लेके आएंगे, जैसे आप रिक्शे पे लेके आ रहे हैं किसी और पे, तो उसका आपने क्या किया, रेंट पे किया, या अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसके लिए आपने जो है उसका जो भी किराया वो आपने पे किया। तो ये जो कॉस्ट आती है ना, ये कॉस्ट, तो हम एग्जैक्टली टीवी की कीमत क्या बोलेंगे कि जो टीवी की जो कीमत है, वो मान लीजिए आपने 30,000 का टीवी लिया, और मान लीजिए 1,000 रुपये आपको रेंट मिल गया, तो आपको 31,000 का टीवी पड़ा। तो सेम ऐसे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है कि भले ही 1 लाख रुपए उसने रेजिंग की, पर उसका जो इशू का खर्चा आया वो कितना है, 1% ऑफ इशू साइज। तो जितने का भी उसने इशू किया पैसा, उसका 1% उतना उसका खर्चा आया। तो यानी उसको कितना नेट प्रोसीड, मतलब उसको कितना पैसा मिला, नेट प्रोसीड मतलब कितना पैसा उसके पास बचा। तो जितने का भी कितने शेयर्स इशू किए वो सब तो इन्होंने ऐसा नहीं बताया, बट हमें हर शेयर की कीमत दी कि एक शेयर की कीमत 200 रुपये की है। ठीक है, तो एक शेयर की कीमत 200 रुपये की, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 200 के शेयर का हम पहले 1% कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ जाएगा 2 रुपये। यानी हर शेयर में जो है 2 रुपये उसको खर्च करने पड़े, तो कंपनी को कितना पैसा मिला, 200 में से 2 रुपये तो खर्च हो गए शेयर्स इशू करवाने में जीडीआर के थ्रू। ठीक है, तो 198 उसको प्रोसीड्स मिले, यानी हर शेयर में उसको 198 रुपीज उसको कंपनी को मिले हर शेयर में। अब कितने भी वो शेयर इशू करेगी, मतलब एक जीडीआर 5 शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसमें लिखा है कि एक जीडीआर इज इक्वल टू 5 शेयर। अब हर शेयर में उसको मतलब उसका टोटल जो खर्चा है ना शेयर्स इशू कराने में जीडीआर के थ्रू, तो उसका 1% ऑफ टोटल जितने का भी उसने जितने का भी उसने शेयर इशू किया, उसका 1% उसका खर्चा आया। ठीक है, तो 1% हम क्या करेंगे, हमें मालूम नहीं उसने कितने के शेयर इशू किए। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हर शेयर का कीमत है, हर शेयर का कीमत कितना है, 200 रुपये, तो 200 का 1% कैलकुलेट करते हैं 2। तो हमने एज्यूम किया कि हर शेयर में उसको 2 रुपये का जो है खर्चा आया होगा। तो 200 का शेयर था और 2 रुपये उसको खर्चा आया, तो 198 रुपये, 198 उसका सेल प्रोसेस होगा। तो यही हम शेयर का प्राइस में P0 के बदले जो है 198 पुट करेंगे। ठीक है, तो P0 के बाद हम क्या पुट करेंगे, 198। अब हम वैल्यूज पुट करनी शुरू करते हैं। P0 कितना, 198, D1 कितना आपका 2.75, के ई हमें कैलकुलेट करना है, जी आपका ग्रोथ रेट 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ गया 0.10। इसको यहाँ भेज देंगे, ये यहाँ आ जाएगा, तो के ई माइनस 0.10 इज इक्वल टू 2.75 डिवाइडेड बाय 198। अब हम फिर से कैलकुलेटर लेंगे, चलिए 2.75 तो हमें था ही, इसको हम डिवाइड कर देंगे 198 से, ये कितना आ जाएगा 0.01388, बार बार रिपीट हो रहा था, ऐसे लिखते हैं 0.0139, 0.0139 ये वैल्यू आ गई। और ये माइनस का के है, माइनस हमें तो के ही चाहिए, तो माइनस के 0.10 को वहाँ भेज देंगे, तो के कितना हो जाएगा 0.0139 प्लस 0.10। अब हम इस वैल्यू में 0.10 को ऐड करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे 0.0139 प्लस 0.10, ये कितना हो जाएगा 0.1139, 0.11। अगर मुझे आंसर चाहिए परसेंट में, ये तो के की नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, ग्रोथ इतने परसेंट का हुआ। अगर मुझे आंसर चाहिए परसेंट में, तो परसेंट लगाने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे, और हम यहाँ को इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसके पीछे परसेंट लग जाएगा। तो जो वैल्यू आई है हमारे को, इससे हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ गया 11.39। तो हमारा जो रेट है वो कितना है 11.39।
ठीक है, ये 11.39 की हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की है। यहाँ पे इन्होंने क्या डायरेक्टली किया आपको समझ में नहीं आएगा, इन्होंने इसको ऐड किया। एक्चुअली यहाँ पे आपकी बुक में प्रिंटिंग यहाँ पे मिस्टेक है। एक तो उन्होंने फॉर्मूला नहीं बताया पहली बात, दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डिवाइड करके नहीं बताया कुछ भी। ठीक है, तो ये आपकी बुक में 2.75 के नीचे 198 लिखा है, लेकिन ये इसका डिवीजन रहेगा। ठीक है, ये आप लोग लगा लेना। और बाकी मैंने जो फॉर्मूला बताया इसी फॉर्मूले से आपका एक कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करके जाना है कि कभी भी हमें के ई अगर कैलकुलेट करना रहेगा, शेयर का प्राइस हमें गिवन है, P0 हमारा शेयर का प्राइस, ठीक है, D1 आपका फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, जी आपका डिविडेंड में जो ग्रोथ रेट है। तो ये सारे के सारे वैल्यूज हमें गिवन थे। चलिए 11.39 ये तो हमारा कैलकुलेट इसमें हो गया। अभी क्या करते हैं, जो जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ उसको हम लोग रिवाइज करते चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो लास्ट में अगर हम स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, जो आपका ये, तो पहले तो हमें फॉर्मुला याद करना पड़ेगा, P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। इसमें सारी की सारी वैल्यूज हमें गिवन है। यहाँ पे लिखा था डिविडेंड कितना है 25% का। ठीक है, कंपनी इज पेइंग डिविडेंड ऑफ 25% विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10%। हर साल ये 10% ग्रोथ दिखाएगा। तो जी की वैल्यू दी है 10% और डिविडेंड है 25%। डिविडेंड जो है फेस वैल्यू में पे किया जाता है, तो फेस वैल्यू 10। तो 10 का हम लोगों ने यहाँ पे 25% कैलकुलेट किया। फेस वैल्यू थी 10 और 25% डिविडेंड पे कर रही है, तो 10 का 25% होता है 2.5। तो D0 यानी अभी का डिविडेंड है 2.5। हर साल इसमें 10% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। 10% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो 2.5 है, इसमें 10% का आप ग्रोथ दिखाइए अगले साल, तो कितना हो जाएगा D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस ग्रोथ रेट। ठीक है, तो 2.5 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना है 10%, जिसको हमने 0.1 बोला। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2.75, या सीधे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 2.5 में हमें 10% ग्रो करके दिखाना है, तो 2.5 इंटू 110/100 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10% का ग्रोथ मतलब अगले बार 110%, इस तरह से ये हो जाएगा। या सीधे आप लोग इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करें तो भी यही आंसर आएगा, या सीधे भी कर लीजिए वही आ जाएगा। ठीक है, तो 10% की ग्रोथ के साथ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.75। ठीक है, तो D1 आ गया 2.75। हमारे फॉर्मूले में हमें D0 की नहीं, सिर्फ D1 की जरूरत पड़ेगी। तो P0 मतलब शेयर का प्राइस कितना है। तो शेयर के प्राइस के लिए हमने यहाँ पे देखा था कि हर शेयर का कीमत 200 रुपये, पर शेयर हमें फ्री में नहीं मिला, GDR के थ्रू हमने इशू किया और 1% ऑफ कॉस्ट हमें उसके लिए पे करना पड़ा। ये लाइन देखिए कहाँ पे, द टोटल कॉस्ट जो खर्चा आया ना इशू करने में शेयर्स को, इस एस्टिमेटेड टू 1% ऑफ इशू साइज। तो जितने के भी हमने शेयर्स इशू किए उसका 1% का जो है खर्चा आया, तो हम ये बोल सकते हैं वो 1% हर शेयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 1% हमारे को हर शेयर में कम मिलेंगे। तो 200 रुपए थे, तो 200 का हमने 1% कैलकुलेट किया, वो आता है 2 रुपए, यानी हमें हर शेयर में 2 रुपए का खर्चा आया। अगर हमने 200 के शेयर इशू किए तो 2 रुपए का खर्चा आया, तो कितने पैसे हमारी नेट प्रोफिट हुई, 200 में से 2 माइनस करके 198, तो ये हमारी नेट प्रोफिट हुई। यानी एक शेयर की कीमत हमें कितने की पड़ी, 198 की पड़ी। ठीक है, एक शेयर में हमें 198 रुपीज मिले। हम ये नहीं बोलेंगे 200 रुपये मिले, क्यों, क्योंकि 1% का जो है खर्चा है, तो खर्चे को माइनस करके हम बोलेंगे कि शेयर में नेट प्रोफिट हमें हुई 198 रुपीज की। ठीक है, तो 198 इसमें हो जाएगा। तो ये हमारा P0 के बदले जो शेयर का प्राइस है वहां पे हम इसके बदले 198 यहाँ पे पुट करेंगे। तो कुछ नहीं करना, ये 2.75 D1 रख दिया, के तो हमें कैलकुलेट करना है। जी ग्रोथ रेट आपका 10% था ना, तो 10% को हम सॉल्व करेंगे तो 0.10 आ जाएगा। फिर ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 2.75 को 198 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, के माइनस 0.10, ये माइनस है इसको उधर भेज देंगे तो प्लस का 0.10 हो जाएगा। तो इसमें ये जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी। हम आंसर परसेंट में चाहते हैं, तो परसेंट लगाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और पीछे परसेंट का साइन लग जाएगा। 11.39 हमारा परसेंट इसका के आ जाएगा। ठीक है, हम लोग साथ साथ रिवाइज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो स्टार्टिंग से हम रिवाइज करेंगे तो बहुत इसमें टाइम लग जाएगा। अब मैं इसको दोबारा रिवाइज नहीं कराऊंगी क्योंकि इसको हम लोगों ने 2 बार ऑलरेडी डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। अब हमें जो है आपका जो हमें एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना है। जैसे S0 में दिया तो हमें S1 और S2 जो है कैलकुलेट करना है, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो S1 का क्या फॉर्मूला है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, पहले साल का अगर आपको एक्सचेंज रेट जानना है तो फॉर्मूला है S0 इंटू 1 प्लस इंडिया का क्या रेट है। ठीक है, और आपकी फॉरेन कंट्री का क्या रेट है। ये क्या है, नॉमिनल नॉमिनल जो आपको इंटरेस्ट रेट दिया ना ये वो है। RH मतलब जो होम करेंसी है, होम कंट्री, उसका क्या रेट है। RF मतलब फॉरेन कंट्री जो कि चाइना, उसका क्या रेट है। तो दोनों के नॉमिनल रेट देखिए यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। एक स्पॉट रेट तो 9.50 बोला था, तो S0 की वैल्यू कितनी है 9.50। तो S0 हो जाएगा हमारा 9.50, यानी अभी अभी स्पॉट रेट क्या होता है, स्पॉट रेट आप लोग BFM से जानते होंगे, रेडी या कैश मतलब आज, टॉम मतलब कल, टुमारो, कल के बाद अगला दिन होता है उसको बोलते हैं स्पॉट। तो स्पॉट को T+2 बोलते हैं। कोई भी डीलिंग होती है ना, जैसे कोई भी हमें जैसे मान लीजिए बैंक के पास जा रहे हैं और हम उनको बोल रहे हैं कि हम USA घूमने जा रहे हैं, ठीक है, हमें कुछ पैसे बदल के रुपए दे दो, तो बैंक हमसे जो डील करता है, जो एक्सचेंज रेट लगाता है वो स्पॉट वाला लगाता है। ठीक है, तो स्पॉट यानी जिस रेट पर डील की जाती है। फिर इससे अगला जो भी दिन होगा उसको फॉरवर्ड बोलेंगे। तो T+3 से लेके अन अन एन एन नंबर ऑफ टाइम्स,
कोई भी दिन हो उसको हम लोग फॉरवर्ड इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्ड रेट। ठीक है, तो बैंकों की जो भी डीलिंग होती है वो स्पॉट रेट में की जाती है, तो स्पॉट रेट वही है। तो अभी का जो स्पॉट रेट दिया है वो हमें कितना दिया है, 9.50। ये लिखा है ना करंट स्पॉट रेट, तो ये S0 की वैल्यू में दी है, अभी का है ना करंट, तो इसलिए S0 से हमने रिप्रेजेंट किया। S1 फर्स्ट ईयर का, S2 सेकेंड ईयर का, तो S0 9.4050 ये हमें गिवन है। अब हमें जानना है आर एच कितना है और आर एफ कितना है। तो आर एच मतलब होम कंट्री का क्या, आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ये देखिए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चाइना का और इंडिया का कितना है, 12%। तो इंडिया का है 12% और चाइना का है 10%। ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वही हमें यहाँ पे यूज करना है। इंडिया का कितना था, 12%, और चाइना का कितना था, 10%। तो आर एच होम कंट्री, ये इंडिया, ये हमारा होम कंट्री है इंडिया का, तो इंडिया का इस्तेमाल करेंगे। तो आर एच की वैल्यू में दी है 12%, और चाइना आर एफ फॉरेन कंट्री का रेट हो गया हमारा 10%। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे पुट करना रहेगा। तो कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, चलिए यहीं पे जगह तो यहीं पे सॉल्व करते हैं, रफ शीट में जाने का जरूरत नहीं है। तो आर एच कितना है, 12%, तो 12% को हम कैसे लिख सकते हैं, 12/100, तो ये आ जाएगा 0.12। ऐसे ये है 10%, तो 10%, 10/100, तो ये आ जाएगा 0.10। ठीक है, तो आर एच और आर एफ आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एस जीरो मतलब अभी का क्या स्पॉट रेट है, जो कि हमारा 9.50 है। ठीक है, तो S0 हो जाएगा हमारा 9.50 इंटू 1 प्लस आर एच कितना आपका 0.12, 1 प्लस आर एफ कितना हो जाएगा 0.10। ठीक है, ये वैल्यूज हम एज इट इज पुट करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 9.50 इंटू 1 में 0.12 को ऐड करेंगे तो 1.12 आ जाएगा, 1 में 0.10 को करेंगे तो 1.10 आ जाएगा। देखिए ये आपका आ गया ना। अब हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेटर से फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 9.5 इंटू 1.12 जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 1.10, ये कितना आ गया 9.67। ये देखिए 9.67 आपका फर्स्ट ईयर का जो है एक्सचेंज रेट आ गया, जिसको हमने S1 से रिप्रेजेंट किया। ऐसे आप लोग सेकंड ईयर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड ईयर में एक्चुअली फर्स्ट ईयर के लिए अगर ये 1 है ना, तो यहाँ पे पावर 1 होती है। फॉर्मूला आपका यहाँ से रफ शीट में देखते हैं। अगर हमें फ्यूचर के किसी भी साल का स्पॉट रेट जानना हो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा ST = S0 1 प्लस RH डिवाइडेड बाय 1 प्लस RF का पावर T। ठीक है, तो अगर हमें S1 पहले साल का एक्सचेंज रेट जानना है, ठीक है, ST मतलब ये हमारे को स्पॉट रेट बता रहा है, पहले साल का स्पॉट रेट, दूसरे साल का, इस तरह से जो है अगर हमें जानना है तो फॉर्मूला रहेगा S0 करंट ईयर में कितना था, 1 प्लस RH क्या है, होम कंट्री, तो इंडिया का कितना आपका इंटरेस्ट रेट है। ऐसे RF क्या है, फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री का कितना इंटरेस्ट रेट है। और टी क्या है, टाइमिंग। अगर हम पहले साल के लिए निकालेंगे तो टी के बदले 1 पुट करेंगे, अगर हम दूसरे साल के लिए तो टी के बदले यहाँ पे 2, इस तरह से जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमें सेकेंड ईयर के लिए जानना है तो यहाँ पे जो है पावर 2 लग जाएगा, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे किया गया, सेकेंड ईयर के लिए देखिए इसी का पावर जो है यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे 2 लग जाएगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो चीज़ है इसका पावर भी हमारे को 2 मिलेगा। ठीक है, और एक सेकेंड, तो इसका पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसका पावर भी 2 हो जाएगा, तो इन दोनों का पावर एक तरह से आप बोलिए 2 हो जाएगा। अगर थर्ड ईयर के लिए निकालना हो, ये S2 है, ठीक है, अगर थर्ड ईयर के लिए तो पावर 3 हो जाएगा, चौथे साल के लिए तो पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा इस तरीके से, फॉर्मूला में क्या है, पावर टी लग जाती है। तो अगर सेकंड ईयर के लिए तो टी के बदले 2 रख दीजिए, थर्ड ईयर के लिए टी के बदले 3, ये आपका S0 सेम रहेगा और ये बाकी सब सेम रहेगा, बस डिफरेंस यहाँ पे पावर में आ जाएगा। तो हमें थर्ड फोर्थ की नहीं, बस हमें 2 ही साल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट सिर्फ 2 ही साल चला था, इसीलिए। तो हमें यहाँ पे बस 2 तक कैलकुलेट करना है, तो 1.12 डिवाइडेड बाय 1.10 ले लेते हैं इसको कैलकुलेशन के लिए। 1.12 डिवाइडेड बाय 1.10, ये कितना आएगा, ये आएगा 1.018। ठीक है, इसका पावर 2 है तो इसको यहाँ पे 2 लगा देते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 9.50 से, ये कितना आ जाएगा 9.84, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 9.84, 8 ऐसे आ रहा है ना, तो इसको 85 भी बोल सकते हैं, 9.85। देखिए वो आपका सेकंड ईयर का आ गया। ठीक है, तो दोनों साल का आप लोगों ने स्पॉट रेट अपना कैलकुलेट कर लिया, यानी एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब हमें चाहिए रियलाइजेशन ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड। तो जो है टैक्स पे करने के बाद हमें जमीन अगर हम बेच के जाएंगे, कब जाएंगे, 2 साल के बाद। ठीक है, प्रोजेक्ट 2 साल है, 2 साल के बाद जो जमीन हमने खरीदी उसको हम बेच के जाएंगे, तो कितना पैसा मिलेगा। हमें देखना पड़ेगा कि जमीन हमने कितने में खरीदी, कितने में बेची, कितना हमने टैक्स पे किया, तब हमें पता लगेगा ना। तो उसके लिए हम पहले क्वेश्चन में डेटा रीड करते हैं कि कहाँ पे हमें जमीन के रिगार्डिंग डेटा दिया गया है। ये देखिए जमीन के रिगार्डिंग आपका डेटा इस तरफ है, यहाँ पे दिया गया कि 30 लाख का जो खर्चा है आप लोग जमीन में यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 लाख की आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी। ये वाले पैराग्राफ से हम शुरू करेंगे, सेकंड पैराग्राफ से। ठीक है, फॉर द प्रोजेक्ट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइनीज युआन, तो 30 लाख की जमीन खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, 30 लाख चाइनीज युआन, तो लैंड विल बी सोल्ड, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना,
प्रोजेक्ट का लाइफ कितना है, 2 साल, तो 2 साल बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप 35 लाख युआन में इसको बेच पाएंगे। 30 में खरीदा, बेचा 35 में, ठीक है। और इस समय कैपिटल गेन कितने का हुआ, हमने ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी खरीदा है, वो आपके नेक्स्ट पैराग्राफ में हम अभी देखेंगे। अभी हम जमीन की बात कर रहे हैं। तो 30 लाख की जमीन खरीदी, 30 लाख चाइनीज युआन, और बेची इसको 35 लाख में। तो 30 का बेचा 35 में, 30 का खरीदा 35 में बेचा, 2 साल इस्तेमाल करके 35 में जमीन बेचा, तो 5 लाख का यहाँ पे हमें कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। और कैपिटल गेन में टैक्स कितना लगता है, टैक्स के लिए आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे देखिए लास्ट पैराग्राफ में, द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन चाइना फॉर इनकम। तो चाइना में कोई भी आप इनकम अर्न कर रहे हैं, वहाँ पे कैपिटल गेन, चाइना में जमीन लेके चाइना में बेच रहे, तो आपको कैपिटल गेन हो रहा है, तो 25% आपको टैक्स पे करना रहेगा, ठीक है। एक 25% ये याद रखना है आपको। और ये कैपिटल गेन का टैक्स 25%, और आपको ये जमीन का देखना है, 30 लाख में खरीदा और 35 लाख युआन में बेच दिया, और 25% का टैक्स हमने कैपिटल गेन में पे किया। अब देखिए इसी चीज को उन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया। खरीदा कितने का, 30 लाख का, सेल बेचा कितने का, 35 लाख का, ठीक है, सब चाइनीज युआन में ही है। कितने का फायदा हुआ, और 30 लाख का खरीदा और 35 में बेचा, तो 5 लाख का फायदा हुआ। तो जो 5 लाख का फायदा है, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। जब किसी कैपिटल एसेट्स को बेचा जाता है, उससे जो कमाई होती है उसको बोला जाता है कैपिटल गेन। आपके पास शेयर्स थे, शेयर्स बेच दिए, आपको अच्छी खासी कमाई होगी, तो वो आपके लिए कैपिटल गेन है, ठीक है। आपका मकान था, आपने बेच दिया, आपको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो आपके लिए कैपिटल गेन है। तो 30 में कॉस्ट मतलब 30 में खरीदा, 35 में बेचा, तो 5 लाख का यहाँ पे कैपिटल गेन हो गया। और सरकार ने क्या कहा था चाइना की, अगर कैपिटल गेन या कुछ भी इनकम है तो 25% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 5 लाख का हमें 25% कैलकुलेट करना होगा। हम टैक्स देखेंगे कि टैक्स हमने कितना पे किया। तो जितना हमारा कैपिटल गेन हुआ 5 लाख, उसका हमें कितना 25% जो है टैक्स के तौर पे देना पड़ेगा। उसका परसेंट हटेगा, यहाँ पे 100 लगेगा। तो 5 लाख का 25% कितना होता है, हम लोग कैलकुलेटर लेंगे। 5 लाख हमारा कैपिटल गेन है, और इसका 25% डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,25,000, यानी हम लोग 1,25,000 का क्या करेंगे, चाइना में टैक्स पे करेंगे। 5 लाख का फायदा हुआ, 1,25,000 का टैक्स पे किया, तो नेट हमारा जो पैसा हमें कितना बचेगा टैक्स पे करने के बाद, तो 5 लाख में से इसको माइनस करेंगे। तो 5 लाख में से अगर हम लोग 1,25,000 को माइनस करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,75,000, ठीक है। 5 लाख में से अगर हम 1,25,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3,75,000, ठीक है। एक सेकंड, ये नहीं, यहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट नहीं देखना, हमें यहाँ पे देखना कि कितना अमाउंट हमारे पास बचेगा टैक्स पे करने के बाद। तो सेल करके हमें 35 लाख मिले होंगे, और उस 35 लाख में से हमें कैपिटल गेन में जो टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल करके हमें 35 लाख की कमाई हुई, उसमें से 30 लाख हमने खरीदे थे उस टाइम पे, तो यानी 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ। 5 लाख के कैपिटल गेन में हम 25% का टैक्स पे करेंगे, जो कि 1,25,000 आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग 35 लाख का सेल्स कर रहे हैं, और उसमें से हमने यहाँ पे ले लेते हैं, हम लोग 35 लाख का क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। खरीदा था 30 लाख में, तो यहाँ पे सीधे सीधे 5 लाख का फायदा हुआ, और 5 लाख का जो फायदा हुआ इसको हम लोगों ने कैपिटल गेन का नाम दिया। और चाइना की गवर्नमेंट का रूल है, कैपिटल गेन में 25% का टैक्स पे करना रहेगा। तो 5 लाख जो आपका कैपिटल गेन है उसमें टैक्स पे करना, पूरा का पूरा जो सेल हुआ ना उस पे नहीं, जो आपका कैपिटल गेन है सिर्फ उस पे टैक्स पे करना है। तो 5 लाख जो हमारा कैपिटल गेन था उसका हमने 25% कैलकुलेट किया, तो आया 1,25,000, ठीक है। 5 लाख का 25% आया 1,25,000, तो 1,25,000 हमारा क्या, टैक्स। यानी हमने 35 लाख का सेल किया, और उसमें टैक्स कितना पे किया, 1,25,000। तो हमारे पास कितने पैसे बच जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 33,75,000, ठीक है। 35 लाख माइनस 1,25,000 का टैक्स, ठीक है। 35 लाख की सेल्स की, और टैक्स हमने कैपिटल गेन में पे किया, जो कि हमारा है 1.25 लाख। इसमें से उसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33.75। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेट अमाउंट रियलाइज, तो पैसा हमारे पास कितना बचेगा, 33,75,000, ठीक है। कि नेट अमाउंट रियलाइज मतलब हमारे पास कितना पैसा बचा उसकी बात की गई है। चलिए, ये हमने जमीन की बात की। अब हम बात करेंगे रियलाइजेशन ऑन डिस्पोजल ऑफ ऑफिस कॉम्प्लेक्स। तो जो हमने ऑफिस कॉम्प्लेक्स खरीदा था उसको डिस्पोजल के टाइम पे हमारे को कितना पैसा बचेगा वो भी हम देखेंगे। ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमने देखेंगे कि कितने का हमने सेल किया, ठीक है। उसी के सेकंड वाले पैराग्राफ में नीचे ऑफिस कॉम्प्लेक्स की बात की गई है। द प्रोजेक्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑफिस कॉम्प्लेक्स एट 15 लैक्स, 15 लाख के ऑफिस कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे बात की गई है। और द कॉम्प्लेक्स विल बी डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो इसमें 2 साल में जो है डेप्रिसिएशन होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और द कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू फैच 5 लैक्स एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के एंड में 5 लाख जो है इसमें मिलेंगे ऑफिस कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो ये डेटा आप लोगों को याद रखना है, 2 साल तक स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन होगा। 15 लाख में ऑफिस कॉम्प्लेक्स खरीदा गया है, और 5 लाख एंड ऑफ प्रोजेक्ट में ऑफिस कॉम्प्लेक्स से आपको 5 लाख मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये डेटा लिखते हैं। इसमें लिखा था कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो 5 लाख आपको ऑफिस कॉम्प्लेक्स से मिल जाएंगे, है ना, वही लिखा था ना। देखिए दोबारा देखते इस लाइन को, कि 15 लाख का जो है ऑफिस कॉम्प्लेक्स आपने खरीदा,
ठीक है 15 लाख, और 2 साल तक इसमें डेप्रिसिएशन होगा, और दो जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से 2 साल में डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो 15 लाख को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 7,50,000, 7,50,000, क्योंकि जीरो सैलवेज वैल्यू, तो दोनों साल 7.5 लाख, 7.5 लाख का डेप्रिसिएशन होगा, जिसके कारण उसकी वैल्यू एंड में जीरो मानी जाएगी। दिस कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू फैच चाइनीज yuan 5 लाख एट द, जैसे आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो 5 लाख आपको इसमें जो है इससे आपको जो कमाई होगी 5 लाख की होगी, ठीक है, एंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स से आपने 5 लाख अर्न किए, तो 5 लाख आपका ऑफिस कॉम्प्लेक्स से कमाई इसमें होगा। वही देखिए नीचे लिखा हुआ है, सेल वैल्यू एट एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो 5 लाख, तो 5 लाख का आपका सेल हुआ, ठीक है, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। उसमें लिखा था ना कि एंड ऑफ प्रोजेक्ट में 5 लाख की कमाई होगी, तो ये आपका सेल वैल्यू मतलब कॉम्प्लेक्स को बाद में बेच के आपको 5 लाख मिला। फिर रिटर्न डाउन वैल्यू वहां पे जीरो हो गया। फिर कैपिटल गेन कितने का हो गया, 5 लाख है तो ये पूरा 5 लाख का आपको कैपिटल गेन हो गया। तो फिर से आपको कैपिटल गेन में 25% का टैक्स पे करना पड़ेगा। 5 लाख का 25% कितना होता है, यहाँ भी हमने सॉल्व किया था, 1,25,000 होता है, यानी 1,25,000 का हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो 5 लाख में से 1,25,000 माइनस करेंगे, आ जाएगा 3,75,000। तो जो नेट अमाउंट रियलाइज होगा टैक्स पे करने के बाद ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, तो वो कितना होगा, 3,75,000, ठीक है। तो ये उसका नेट रियलाइजेशन अमाउंट इसमें आ जाएगा। अब हम अपनी एनुअल कैश फ्लो को सॉल्व करेंगे। तो एनुअल कैश फ्लो में कैसे सॉल्व करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट से कितने हमने यूनिट्स बेची और कितना कितना हमें उसमें प्रॉफिट ऑन हुआ, ठीक है, तो वो हम वहां से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि एनुअल सेल्स कैसे हो रही है, कि 10,000 यूनिट साल में बेची जा रही है, 500 पर यूनिट, यानी एक यूनिट के लिए 500 चाइनीज युआन लिए जा रहे हैं, ठीक है। द प्राइस इज एक्सपेक्टेड, तो जो यूनिट का प्राइस है वो भी इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ेगा। इन्फ्लेशन देखिए स्टार्टिंग में ऊपर दिया है, पहली सेकंड जो लाइन है ना, प्रोजेक्ट 2 साल तक चलेगा और इन्फ्लेशन चाइना में 8% की रहेगी, तो इन्फ्लेशन रेट हमें 8% दिया गया है। और बोला है कि 10,000 यूनिट्स इस साल बेच रहे हैं, और जो है 500 रुपये पर यूनिट इस साल का डेटा है, और अगले साल जो है ये इन्फ्लेशन के हिसाब से ये यूनिट का प्राइस भी बढ़ जाएगा। इस साल 500 की, अगले साल 500 में इन्फ्लेशन जोड़ के जो है जो भी रेट आएगा उस रेट से ये बढ़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं फिर से, यहाँ से आपका स्टार्ट है कितना, पहले साल और दूसरे साल का हम डेटा लेंगे। पहले साल भी 10,000 यूनिट, दूसरे साल भी 10,000। पहले साल एक प्रोडक्ट को हमने 500 चाइनीज युआन में बेचा, ठीक है, तो 540, ठीक है। यहाँ पे 500 अभी का रेट है एक्चुअली, और पहले साल जो है इन्फ्लेशन हमें जोड़ के बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे कितना दिया आपका, 500 पर यूनिट, ये अभी की बात है। तो पहले साल के एंड में कितना रेट बढ़ जाएगा, तो 500 का हम लोग 8% इन्फ्लेशन के साथ जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कितना आया, ठीक है। तो देखिए 500 अभी है और साल के एंड में कितना वो बढ़ जाएगा, साल भर में इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो प्राइस हम कितना है, 500 चाइनीज युआन, ठीक है, और इन्फ्लेशन रेट कितना दिया, 8%। ये अभी का प्राइस है, ठीक है, P0 आप बोल सकते हैं। पहले साल में कितना प्राइस आएगा दूसरे साल में, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो 500 में 8% का इन्फ्लेशन जोड़ देंगे, तो 500 में 8% जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 108/100। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 500 इंटू 108/100, ये कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया, जैसे मान लीजिए 500 प्राइस है, उसका अगले साल 8% एक्स्ट्रा होगा, तो 500 में अगले साल 8% एक्स्ट्रा होगा, तो कितना ग्रोथ रेट है 8% का, तो वो ऐसे करके कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। उससे अगले साल के लिए हम क्या करेंगे, तो उससे अगले साल के लिए ये जो पावर है यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो अगर जैसा मैंने आपको D1 वाला फॉर्मूला दिखाया था ना, D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस जी, पहले साल के लिए 1, दूसरे साल के लिए 2, तो सेम वही वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे लगेगा। जो है प्राइस कितना बढ़ गया, ये एक्चुअली ग्रोथ बताता है कि डिविडेंड कितना बढ़ गया, प्राइस कितना बढ़ गया, बातें सब सेम ही है। तो 500 आपका प्राइस था अभी का, और उसमें कितना ग्रोथ रेट हुआ, 1 प्लस जी, जी कितना आपका 8%, तो 1 प्लस 8%, 8/100, इसका परसेंट हटेगा तो ये 100 लगेगा, ठीक है। तो 100 में इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 108/100, तो वही मैंने लिखा। ऐसे सेकेंड ईयर का प्राइस जानना हो तो वही सेम हो जाएगा 500, बस फर्क कितना, यहाँ पे हमने पावर 1 रखा था, सेकेंड ईयर के लिए पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 108/100 का पावर 2 इंटू 500, कैलकुलेटर ले लेते हैं। 108 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.08, ठीक है। 1.08 का पावर 2 इंटू 500, 1.08 का पावर 2 हमें चाहिए, तो ये आ जाएगा 1.1664, इसको हम 500 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 583.2। तो पहले साल का प्राइस कितना है, 540, अगले साल का प्राइस कितना है, 583.2। कहाँ पे कैलकुलेट हुआ देखते हैं। पहले साल का प्राइस फर्स्ट ईयर का 540 और दूसरे साल का 583.2। क्यों, क्योंकि 8% का जो है इन्फ्लेशन हर साल होगा। तो T0 जीरो टाइम में जो प्राइस है 500 रुपये है, एक साल में इन्फ्लेशन के कारण 540 हो जाएगा, दूसरे साल इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, 8% की महंगाई दर दी है इन्फ्लेशन, तो 583.2। ऐसे तीसरे साल होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पावर 3 लगा देते हैं,
चौथे साल पावर 4, बाकी सब सेम रहता। फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, कभी भी हमें फ्यूचर की कोई पावर निकालनी है, अभी का कितना मतलब फ्यूचर का कोई प्राइस निकालना, अभी का क्या प्राइस है, 1 प्लस कितने का ग्रोथ रेट है उसका पावर टी। मतलब अगर ये 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 है तो 2 हो जाएगा, ऐसे करके सो ऑन। ठीक है, तो दो प्राइस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 10,000 यूनिट्स बेची पहले साल और एक का प्राइस है 540, तो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा साल भर का, 54 लाख। ऐसे ही सेकंड, पहले हम लोग फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करते हैं, फिर यहाँ पे भी देख लेंगे। 54 लाख हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सेल्स होती है ना, तो सेल्स में से हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, और फिर उसमें से हम अपने अपने डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, और फिर उसमें से हम अपनी फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट है। और जैसे ही ये सब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से हम अपना टैक्स को माइनस करते हैं, फिर हमें मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा जैसे ही मॉड्यूल बी हमारा शुरू हुआ था ना चैप्टर नंबर 8 से, तब से हमने ये सारा डिटेल ऑलरेडी कई बार देखा है कि क्या क्या किस किस तरह से जो है प्राइसेस आता है। सबसे पहले हम अपने देखेंगे कि सेल्स कितने की हुई है, उसमें से हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन को, उसमें से फिक्स कॉस्ट को। ये सब माइनस करने के बाद अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी, बस इस केस में कोई इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कही है, यहाँ डेप्रिसिएशन की, फिक्स कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट की बात की गई है। ठीक है, ये सब माइनस करने के बाद हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर मतलब अभी टैक्स पेंडिंग है, अभी हमें टैक्स भी पे करना है, इसमें से हम लोग टैक्स भी पे कर देंगे, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, जो हमने डेप्रिसिएशन शुरू में माइनस किया था ना, तो उसको हम लोग जोड़ देते थे। पर हम डेप्रिसिएशन को क्यों जोड़ते थे, डेप्रिसिएशन रियल में मतलब पैसा कहीं बाहर नहीं जा रहा, रियल में पैसा बाहर नहीं जा रहा। डेप्रिसिएशन को हम इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि इनकम टैक्स में ही हमें बोला गया है कि अगर जैसे टाइम के साथ चीज़ों के असेट्स की जो है वैल्यू कम होती जाती है, तो उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे 1 लाख की मशीन आज खरीदी, अगले साल इसकी वैल्यू शायद 50,000 हो जाए, उससे अगले साल इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो टाइम के साथ चीज़ों की वैल्यू कम हो रही है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट में जो है टैक्स नहीं पे करना पड़ता, तो इसीलिए हम अपने डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। जैसे ही हम लोग अपना टैक्स पे कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, तो उसके बाद हम डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा नेट कैश फ्लो बताएगा कि इतना कैश फ्लो हमें हुआ है। तो वही चीज़ हमें करनी रहती है। ठीक है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। सेल्स, वेरिएबल, डेप्रिसिएशन, फिक्स, सब कुछ हमें एज इट इज जो है दिया हुआ है, हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। और ये कहाँ से है, जो मॉड्यूल बी की हमारी शुरुआत है, तो पहले ही चैप्टर में जो मॉड्यूल बी का, वहाँ पे हमने ये सब देखा था कि कैसे कैसे डेप्रिसिएशन को, वेरिएबल कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट को, जो जो दिया रहता है उसको माइनस करते, और लास्ट में डेप्रिसिएशन को क्यों प्लस करते, उसका रीजन भी हमने देखा था। कई न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे जहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन को ऐड किया। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब सीधे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो इतने की सेल्स हुई है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो वेरिएबल कॉस्ट देखिए क्या लिखा था क्वेश्चन में, बोला था कि यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये सेल्स इतने की हुई, वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल्स, 40% ऑफ सेल्स, जितनी भी सेल्स है उसका 40% हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। और फिक्स कॉस्ट कितना है, 22 लाख पर ईयर, और वो भी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट है 40%, फिक्स कॉस्ट है 22 लाख, और वो भी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेगा। 8% के हिसाब से फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आपका 40% ऑफ सेल्स रहेगा। तो सेल्स कितने की हुई थी, इतने की हुई थी, तो इसका 40% हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका 40% हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। कैलकुलेटर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 54 लाख का 40% हमें कैलकुलेट करना है। 54 लाख हो गया, इसका 40% कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 21,60,000। ठीक है, देखिए आपका 21 लाख, ये इसकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, पहले पूरा समझ लेंगे ना, फिर हम सेकंड ईयर पे आएंगे। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। तो डेप्रिसिएशन कितने का है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो हमें तीनों चीज़ों को एक साथ लिख लेते हैं। लेस में मतलब क्या क्या हमें एक्सपेंसेस, जो जो हमारे खर्चे हो रहे हैं वो सब लेस करेंगे। तो एक हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, दूसरा डेप्रिसिएशन, तीसरा फिक्स कॉस्ट। तो ये तीनों के तीनों खर्चे हम लोग एक साथ लिखेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट में खर्चा इतना आएगा। डेप्रिसिएशन कितने का हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन 15 लाख का था ना। यहाँ देखेंगे डेप्रिसिएशन के लिए कहाँ पे दिया हुआ है, बोला था स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करने का, और हर साल आपका जो है 2 साल तक प्रोजेक्ट चलेगा, और स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन इस्तेमाल करना। 15 लाख का ऑफिस कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो 15 लाख का कॉम्प्लेक्स था और 2 साल चलेगा, तो 2 साल से इसको डिवाइड करेंगे कितना, और ऊपर से सैलवेज वैल्यू भी कुछ नहीं है, जीरो है, ऐसा लिखा ना, जीरो सैलवेज वैल्यू। तो 15 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 2। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन कैसे हम लोग सॉल्व करते थे, उसका फॉर्मूला क्या था कि कितने का खरीदा, कितनी सैलवेज वैल्यू और टाइम कितना है। तो खरीदा था जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स 15 लाख का था, और साफ साफ लिखा है सैलवेज वैल्यू जीरो, और 2 साल के लिए प्रोजेक्ट है। तो 15 लाख को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7,50,000। तो पहले साल भी हमारे को डेप्रिसिएशन होगा 7,50,000, दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन होगा 7,50,000, और उसकी वैल्यू फिर जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन दोनों ही साल हमें 7,50,000 को इस्तेमाल करना है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, फिर देखिए इधर भी डेप्रिसिएशन यही दिया और इधर भी यही। जब ये क्वेश्चन करेंगे तभी हम लोग देख लेंगे, बट यहाँ भी मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन दोनों साल का इक्वल है, 7,50,000। ठीक है, दूसरा खर्चा, तीसरा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का खर्चा कितना है, इन्होंने बोला था 22 लाख का खर्चा। ठीक है, 22 लाख का फिक्स कॉस्ट, अभी जो असेट में लगा है वो 22 लाख लगा है, लेकिन
फिक्स जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो कितनी 22 लाख पर ईयर, ठीक है, लेकिन ये भी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेगी। तो 0 ईयर में मतलब अभी जो है 22 लाख लगा है, पहले साल कितना लगा होगा और दूसरे साल, तो 22 लाख में ग्रो करते चलेंगे, ठीक है। तो पहले साल कितना लगा होगा और दूसरे साल कितना लगा होगा वो हमें देखना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट हमारी 22 लाख, लेकिन इसमें भी इन्फ्लेशन होगा। ये अभी 0 ईयर में फिक्स कॉस्ट मतलब अभी जो खर्चा है, हमें जानना है कि अभी पहले साल में कितना फिक्स कॉस्ट होगा और दूसरे साल। वही फॉर्मूला 0 ईयर में कितना था, 1 प्लस इन्फ्लेशन का जो भी रेट है ग्रोथ रेट का पावर 1। फिक्स कॉस्ट कितने हैं, 22 लाख इंटू 1 प्लस जी। फिक्स कॉस्ट में जो है ग्रोथ रेट वही है जो आपका इन्फ्लेशन में है, और इन्फ्लेशन कितना दिया था यहाँ पे, 8% का इन्फ्लेशन दिया था, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट के प्राइस में है ना, वैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट बिक रहा था, वो बोल रहे थे कि एक प्रोडक्ट आपका 500 का, और ये भी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेगा। ऐसे फिक्स कॉस्ट 22 लाख है, लेकिन वो भी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेगी। और इन्फ्लेशन रेट क्या है, सेकेंड लाइन में दिया है। इन्फ्लेशन रेट चाइना का 8% है, तो इन्फ्लेशन के बदले हमें 8% इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ग्रोथ रेट हमारा कितना, 8%। तो 1 प्लस 8% का पावर 1, 22, 8% कितना होता है, 0.08, इसका पावर 1, 22 लाख 1.08 का पावर 1। 22 लाख को हम लोग क्या करेंगे, 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लेते हैं 22 लाख। 22 लाख हो गया 1.08, ये कितना आ जाएगा, 2376,000, 2376,000, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ईयर का आ जाएगा। ऐसे आप लोग सेकंड ईयर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड ईयर में जो पावर 1 है ना, ये 2 हो जाएगी, ठीक है। सेकंड ईयर का भी अगर हमें फिक्स कॉस्ट जानना हो, ये तो हमने फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट किया 1 लगा के, 2 का जानना है तो 1.08 का स्क्वायर लिखते हैं, 1.08 का स्क्वायर, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी स्क्वायर की वजह से, उसको हमें 22 लाख से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा, 2566,080, 2566,080, ठीक है। तो सेकंड ईयर का जो फिक्स कॉस्ट है वो आ गया, और फर्स्ट ईयर का, तो यही दो वैल्यू पुट की गई है। फर्स्ट ईयर में 2376,000, कहाँ पे, ये क्वेश्चन पे आ जाता है फिर से, देखिए 2376,000। और देखिए सेकंड ईयर का भी साथ साथ यहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट आ गई। खर्चे हम लोग साथ साथ यहाँ देखते हैं, क्योंकि ये आपस में एक ही फॉर्मूले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड ईयर का फिक्स कॉस्ट कितना है, 2566,080, वही यहाँ पे 2566,080, ठीक है। तो ये जो खर्चे हम साथ साथ देखते चल रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से खर्चे हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा खर्चा आ गया फिक्स कॉस्ट में, तो ये भी हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गया। जो हमने यहाँ पे टिक लगाया इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और बाकी जो कैलकुलेशन बची उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए तीनों खर्च हम लोगों ने देख लिए। वेरिएबल कॉस्ट 40% थी सेल्स की, तो 54 लाख का 40% ये आ गया। ऐसे डेप्रेशन 7,50,000, ऐसे फिक्स कॉस्ट 23,76,000, यहाँ भी डेप्रेशन इतना ही था, और ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके देख चुके हैं, पहले साल और दूसरे साल का, ठीक है। तीन खर्चे अब हम क्या करेंगे, 54 लाख में से इन तीनों को माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 54 लाख में से इन तीनों को माइनस करेंगे, तो उस समय मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर हम अपना टैक्स पे कर देंगे, और फिर हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर जो डेप्रिसिएशन है उसको हम लास्ट में जोड़ देंगे। वही काम हमें यहाँ पे करना रहेगा। कैलकुलेटर ले लेते हैं और साथ साथ हम लोग वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। टोटल कितना सेल्स, टोटल सेल्स में से ये तीन खर्चे माइनस करने होंगे, तो टोटल सेल्स है हमारी 54 लाख की, ठीक है। 54 लाख माइनस पहला खर्चा 2,16,000, 216,1234, माइनस 75,1234, माइनस 2376123, ये कितना आ गया, 114,000। देखिए आपका ये खर्चा हमारा, ये जो वैल्यू मिली इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी अभी इस पे हमें टैक्स पे करना है। टैक्स रेट कितना है, जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हैं उस पे, और कैपिटल गेन पे 25% का टैक्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी लाइन है, टैक्स रेट इन चाइना, जो आपकी इनकम हुई है ना 25%, और कैपिटल गेन पे भी 25%। तो कैपिटल गेन वाला तो हमने पहले कैलकुलेट किया था, इस बार हमारी इनकम हुई है, तो इनकम पे हमें 25% टैक्स देना पड़ेगा। तो जो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला अभी, इसमें हमें टैक्स पे करना है। कितने का टैक्स पे करना होगा, 25%। तो जो वैल्यू आई है इसका हमें 25% कैलकुलेट करना होगा, तो उससे हमें पता लगेगा कि कितना टैक्स आया। तो टैक्स हमें पे करना है 28,500, ठीक है। तो टैक्स हमें कितना पे करना है, 28,500। तो 1,14,000 में से 28,500 का टैक्स पे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करते हैं, 114,123 माइनस 28,500, ये आ गया 85,500। तो हमने कितने का जो है ये वैल्यू मिलेगी, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जैसे ही हम लोग टैक्स पे करते हैं, हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है ना उसको हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। कैसी फॉर्मेलिटी, ताकि हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट पे टैक्स ना पे करना पड़े, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। जैसे ही हम लोग टैक्स पे करते हैं तो हम अपने डेप्रिसिएशन को जोड़ देते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितने का था, 7,50,000, तो टैक्स पे करने के बाद इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो 85,500 में अब अपना डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, जो कि 7,50,000 है। ये कितना हो जाएगा, 8,35,000। तो जो नेट कैश फ्लो हुई है वो कितने की हुई, 8,35,500,
ठीक है, सिंपल सा हो गया। एग्जैक्टली कैलकुलेशन हम लोगों ने पता है क्या किया, देखिए हमने सेल्स कितने की सेल्स कैसे पता लगेगा, सेल्स पता लगेगा कितनी यूनिट्स बेची है और एक यूनिट की कीमत कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था कि 10,000 यूनिट्स बेची और एक यूनिट की कीमत हमने निकाली थी। ठीक है, 500 रेट दिया था तो पहले साल का हमने निकाला था 540 कुछ आया था, तो इनको मल्टीप्लाई करके टोटल सेल्स आएगी। टोटल सेल्स में से हमारे जो खर्चे हुए ना, खर्चे माइनस करने, कहाँ कहाँ पे हमारे खर्चे हुए, तो तीन खर्चे हुए। एक तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि कुछ 40% ऑफ सेल्स था, एक था आपका डेप्रिसिएशन और एक था आपका फिक्स कॉस्ट। तीन ही खर्चे यहाँ पे दिए। जैसे ही सेल्स में से आप अपने तीन खर्चों को माइनस करोगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पर हम लोग डेप्रिसिएशन को क्यों अपने खर्चे में दिखा रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से हमें बोला गया है कि डेप्रिसिएशन भी एक तरह से, भले रियल में पैसा आपका नहीं जा रहा, पर वो असेट तो कम हो रही है, आपके पास असेट की वैल्यू कम हो रही है, इसकी वजह से उसमें आपको टैक्स पे करने की जरूरत है, इसलिए हम लोग अपना डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो सेल्स में से डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग और फिक्स कॉस्ट तीनों को माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर मतलब अभी हमें टैक्स पे करना है, तो यहाँ पे लिखा था कि जो भी वैल्यू है उसका 25% टैक्स लगेगा, तो जो भी वैल्यू निकलेगी उसका 25% हम टैक्स के तौर पर पे करेंगे। जैसे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स पे कर देंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, यानी टैक्स पे करने के बाद का प्रॉफिट, और जैसे ही प्रॉफिट हम लोग पे कर चुके वैसे ही जो डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया था उसको हम जोड़ देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ टैक्स की लायबिलिटी को कम करने का रीजन है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है। हम अपने डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा नेट कैश फ्लो होगा। ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया, मैंने रफली यहाँ पे आपको बता दिया कि एक्जैक्टली हमने क्या किया। तो वो सारी कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी रिवाइज करते जा रहे हैं, साथ साथ इसको हम रिपीट ऑलरेडी जो है दोबारा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 10,000 का प्रोडक्ट था, 540 जो है फर्स्ट ईयर उसकी वैल्यू थी, 500 तो जीरो ईयर में थी, फिर हमने फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला क्या था, 500 1 प्लस जो इन्फ्लेशन रेट है उसकी पावर 1, ऐसे सेकेंड ईयर के लिए 500 1 प्लस इन्फ्लेशन का पावर 2। ठीक है, तो उससे आपको 583 ये वाली मिल जाती, और 500 उसका प्राइस अभी है। तो 10,000 प्रोडक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 लाख आ जाएगा। फिर 54 लाख में से तीन खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो सॉरी हाँ वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बोला था सेल्स का 40%, तो 54 लाख का 40% ये होता है। ऐसे डेप्रिसिएशन 15 लाख का कॉम्प्लेक्स था और 2 साल ही चलेगा। स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 लाख, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, तो फिक्स कॉस्ट वैसे आपको दी थी 22 लाख, लेकिन इसमें भी इन्फ्लेशन था, तो 22 लाख का जो इन्फ्लेशन रेट है 8%, 22 लाख का 8% ऐड करेंगे, 22 लाख 1 प्लस 8% का पावर 1, तो हमें मिलेगा 23,76,000। ऐसे सेकेंड ईयर के लिए सॉल्व करना हो तो 22 लाख 1 प्लस 8 का पावर 2, तो मिलेगा 25,66,080। ये सब हम ऑलरेडी रफ शीट में देख चुके हैं। फिर ये तीन खर्चे इसमें से माइनस करेंगे, तो 54 लाख में से इन तीनों को माइनस करेंगे, ये आएगा 1,14,000। 1,14,000 का 25% जो है टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 28,500। तो 1,14,000 में से 28,500 को माइनस करेंगे तो 85,500 आएगा, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है। जैसे हमने अपना प्रॉफिट पे किया, इसको आप नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं। जैसे हमने टैक्स पे किया तो जो डेप्रिसिएशन उसको हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैश इनफ्लो। ऐसे सेकंड ईयर के लिए भी देखेंगे, सेकंड ईयर में 583.20 कहाँ से आया था, 500 था प्राइस, लेकिन सेकंड ईयर के लिए पावर 2 हो जाएगी, तो 1.08 का पावर 2 इंटू 500। ये कैलकुलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि 583.2 आया था। तो 10,000 को 583.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 इंटू 583.2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5832, 58,32,। तो इतने की हमने सेल्स की सेकंड ईयर में। इसमें से खर्चे कहाँ कहाँ पे हुए, तीन खर्चे हुए, डेप्रिसिएशन, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये हमने निकाला था 40%, और अगले साल क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा, तो 22 लाख का 8% की इन्फ्लेशन से 2, ये आ जाएगा हमारा 23,32,800। ठीक है, सॉरी पहले हम वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट 40% ऑफ सेल्स, सेल्स का 40% है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट के लिए साफ साफ लिखा है, जितने का भी सेल्स हुआ उसका 40% आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ये चीज कहाँ पे लिखी वैसे, एक बार देखते हैं कहाँ पे। वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल्स, तो जितने की भी सेल्स हुई है उसको 40% आपका वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। और फिक्स कॉस्ट अभी तो 22 लाख है, लेकिन हर साल ये इन्फ्लेशन की रेट से बढ़ेगा, तो इसीलिए पहले साल के लिए हमने क्या किया था, 22 लाख इंटू 1.08 का पावर 2, सॉरी 1, और सेकेंड ईयर के लिए 22 लाख 1.08 का पावर 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगले साल का फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, लेकिन अगर हमें उसकी वेरिएबल कॉस्ट जाननी है तो जो भी सेल्स है इसका हमें 40% लेना होगा। तो 58,32,000 का 40% देखेंगे कितना आता है, इसका हमें 40% कैलकुलेट करना है, 40 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा 23,32,800। ठीक है, देखिए यहाँ से आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। पहला खर्चा डेप्रेशन तो इक्वल था, 15 लाख दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था, पहले साल 7,50,000 और दूसरे साल भी 7,50,000, तो डेप्रेशन दूसरा खर्चा। तीसरा फिक्स कॉस्ट, तो पहले जीरो ईयर में 22 लाख है, पहले साल में 23,76,000, दूसरे साल में 25,66,080, ये कहाँ से आया था, ये हमने यहाँ पे देखा था ना इस फॉर्मूले से। अभी जीरो ईयर में कितना है आपका डेप्रिसिएशन, 1 प्लस ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन के हिसाब से ग्रो कर रही है, तो 8% का इन्फ्लेशन है, क्योंकि सेकेंड ईयर है तो यहाँ पे पावर 2 लग जाएगा,
22 लाख इंटू 1.08 का पावर 2। एक बार फिर से मैं सॉल्व करके बताती हूँ कहाँ से आया। 1.08 का पावर 2, 2 यानी यहाँ पे ये आ जाएगा और इसको हम 22 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ गया 25,66,080। ठीक है 25,66,0। देखिए दोबारा हमने इसको सॉल्व किया तो तीन खर्चे हमारे आ गए। अब हम क्या करेंगे, इस सेल्स में से ये तीन खर्चे माइनस कर देंगे। वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। सेल्स कितने की थी 5832 माइनस 2332800 माइनस 7,50,000 माइनस 25,66,080। ठीक है ये कितना आ गया 183,120। ये हमारा आ गया 183,120। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी हमें टैक्स भी पे करना है। कितने का टैक्स है 25%। चाइना की गवर्नमेंट ने बोला इनकम पे 25%, तो इस साल भी 25% लगेगा। तो हम जो वैल्यू आई ना इसका 25% कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा 45,780। ये देखिए इतने का हमारे को टैक्स पे करना है, तो इसमें से टैक्स को माइनस करेंगे। ठीक है 183,120 माइनस 183,120 में से हम अपना टैक्स पे करेंगे। कितने का टैक्स था 45,780। टैक्स लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 137,340। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम टैक्स पे कर चुके हैं। जैसे हम लोग टैक्स पे करते हैं तो वैसे हमारा जो डेप्रिसिएशन उसको हम जोड़ देते हैं। डेप्रिसिएशन कितना था 7,50,000, तो उसको हम जोड़ेंगे। तो इस वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे 7,50,000 को ऐड करेंगे। ये कितना आ जाएगा 887,340। ठीक है 887,340। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है तो फाइनल कैश फ्लो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आप लोगों ने रिवाइज भी किया किस तरह से। यहाँ पे बाकी चीज़ तो देखिए सेम थी, बस दो चीज़ों में चेंजेस हुआ था। एक तो प्राइस, अभी तो 500 है, हर साल 8% के हिसाब से बढ़ेगा, तो पहले साल 500 चले, दूसरे साल ये। दूसरा फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में क्या था कि अभी 22 लाख है, पहले साल 8% के हिसाब से बढ़ेगा 23,76,000 और अगले साल फिर से 8%। ठीक है तो 25 लाख। यही दो चीज़ें, बाकी जो है ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। सेल्स कितनी यूनिट्स बेची और एक यूनिट के लिए कितना प्राइस चार्ज किया, तो सेल्स आ जाएगी, उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट, डेप्रेशन, फिक्स कॉस्ट, तीनों को माइनस करना है। जैसे आप तीनों को माइनस करेंगे आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर मतलब अभी हमें टैक्स पे करना बाकी है। तो टैक्स रेट चाइना का था 25%, तो इस वैल्यू में हम 25% टैक्स पे करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इसमें से टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमें आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जैसे ही हमने टैक्स पे कर दिया वैसे ही हम अपने डेप्रिसिएशन को जोड़ेंगे। डेप्रिसिएशन को माइनस क्यों करते हैं, ताकि हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट में जो है टैक्स पे करना ना पड़े। हर कोई यही चाहता है ना, जैसे आप लोग टैक्स पे करते हो तो जो जो आपने किया आप अपने डिडक्शन के तौर पे दिखाते हैं। तो जब डेप्रिसिएशन को डिडक्शन मिली हुई है तो उसको हम डिडक्ट क्यों ना करें, डिडक्ट करेंगे। बट क्योंकि डेप्रिसिएशन में रियल में पैसा बाहर नहीं जाता, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को ऐड करें। जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी हमने डिडक्शन में दिखाया, फिक्स कॉस्ट को भी, पर वहां पे तो सच में हमारा खर्चा हुआ, बट यहाँ पे खर्चा नहीं हुआ। कैश इनफ्लो की हम बात कर रहे हैं, तो कैश तो नहीं गया ना डेप्रिसिएशन के नाम पे, तो इसीलिए हम उसको जोड़ देते, बाकी को नहीं जोड़ते। ठीक है यहाँ तक हमारा कैश इनफ्लो ये आपका आ गया दोनों साल का। साथ साथ हम लोग जो है रिवाइज भी करते चल रहे हैं इसमें। अब हमें अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है इतना सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया। अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। अब आपका एक ही पेज बचा है, इसी पेज में दोनों जो तीनों क्वेश्चन एक ही साथ सॉल्व हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा जीरो ईयर में हमने कितना इन्वेस्ट किया, फर्स्ट ईयर में कितना पैसा आया, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, कितना कैश फ्लो हुआ, और मतलब सेकेंड ईयर में जैसे ज़मीन बेच के और ऑफिस कॉम्प्लेक्स बेच के कितना पैसा मिला, वो डेटा हम एज अ डिस्प्ले में। तो चार डेटा यहाँ पे, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, एक एनुअल कैश फ्लो कितनी हुई इनफ्लो, फिर ज़मीन को बेच के कितना पैसा मिला टैक्स पे करने के बाद, और ऑफिस कॉम्प्लेक्स को बेच के कितना पैसा मिला टैक्स पे करने के बाद। ठीक है तो ये चार डेटा लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था 30 लाख का ज़मीन खरीदा था, 15 लाख ऑफिस कॉम्प्लेक्स, तो 30 प्लस 15 45 लाख। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की हुई 45 लाख की, तो इसलिए माइनस का 45 लाख लिखें। पहले साल कितना कैश इनफ्लो हुआ वो हमने भी देखिए यहाँ पे सॉल्व किया। इतना सारा मेहनत हमने इसलिए किया था कि पहले साल का कैश इनफ्लो और दूसरे साल का, तो पहले साल का कैश इनफ्लो कितना था 835500 और सेकंड ईयर का 887340। इनको हम लोग लिख देंगे 835500 और सेकंड ईयर का 8873। ये वैल्यू हमने यहाँ से देख के उतार दी। उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद क्या हुआ कि सेकेंड ईयर के लिए 2 साल के लिए प्रोजेक्ट था, अभी प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है और हमने कहा था कि जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होगा तो हम ज़मीन भी बेचेंगे और क्या करेंगे जो आपकी ऑफिस कॉम्प्लेक्स है उसको भी बेचेंगे। तो ज़मीन को बेच के कितना हमें पैसा मिला, कैश रियलाइजेशन कितना हुआ और ऑफिस कॉम्प्लेक्स से कितना हुआ, तो ये हम लोगों ने देखिए कहाँ पे सॉल्व किया था रियलाइजेशन। तो ऑफिस कॉम्प्लेक्स से कितना रियलाइजेशन हुआ था ये, और ज़मीन बेच के लैंड से कितना रिलेशन हुआ ये, तो ये वैल्यूज हम लोग लिख देंगे। पर हम इसको सेकंड ईयर में क्यों लिख रहे हैं, इसको हम लोग फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं लिख रहे हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि प्रोजेक्ट 2 साल चला। तो ज़मीन बेच के तो आप तभी जाएंगे ना जब आप सारा जैसे पैकअप करोगे, सब काम खत्म हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट 2 साल चला, तो ज़मीन हम तभी बेचेंगे जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसीलिए इसको 2 साल वाले में दिखा रहे हैं, 1 साल वाले में नहीं दिखा रहे। ठीक है पर ये खर्चा 35 लाख और 15 लाख का आपका हुआ। ऑफिस कॉम्प्लेक्स में 35 लाख और ज़मीन में सॉरी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में 15 लाख और ज़मीन में 30 लाख। देखिए यहाँ पे हुआ है
इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30 लाख का ज़मीन और 15 लाख का ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो टोटल 45 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ। फिर बाद में जब हम 2 साल बाद बेच के जा रहे हैं, तो ज़मीन बेच के हमारे को जो अमाउंट रियलाइज होगा, मतलब जो पैसा हमारे पास बचेगा वो होगा 33,75,000। ऑफिस कॉम्प्लेक्स से जो पैसा बचेगा वो होगा 3,75,000। तो वही चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखी गई है, जमीन से 33,75,000 और ऑफिस कॉम्प्लेक्स से 3,75,000, ठीक है। ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए अब आपको लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 45 लाख की हुई, ये लिख दिया। पहले साल में इतने का कैश फ्लो, दूसरे साल में तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये तीनों ही पैसे तो हमारे पास आएंगे ना, इसलिए तीनों तीनों को हम ऐड करेंगे। देखते हैं कितना है। 8,87,340 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 3,375,000 प्लस 3,75,000, इनको जोड़ के कितना मिलेगा, 46,37,340। ये देखिए इन तीनों को ऐड करके जो है ये वैल्यू में मिल गई। तो 3 साल का टोटल हमारा हो गया इनफ्लो का, पहले साल का कैश इनफ्लो का, सॉरी हाँ कैश, ये पहले साल का कैश आउटफ्लो इसलिए माइनस लगा है, ये इनफ्लो और ये इनफ्लो। अब हम अपना देखेंगे कि जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो कितना आया था। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो आपका के ई था ना, वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। वो हमने कहाँ पे सॉल्व किया था, ये देखिए यहाँ पे 11.39। तो जो आपका ये फैक्टर है डिस्काउंट फैक्टर, तो इसको हम 11.39 के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्काउंट फैक्टर क्या मदद करता है, जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है, ये पैसा 1 साल बाद मिलेगा या 2 साल बाद, तो फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करता है। तो ये 0 ईयर में ही, तो अभी की प्रेजेंट है तो इसके बदले 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर के लिए। तो फॉर्मूला लगता कौन सा है, अगर हमें फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, ये भी बेसिक आप लोगों को पहले से खैर मालूम होगा। ये सब हमें फ्यूचर की कैश फ्लो दी है, मान लीजिए फ्यूचर की कैश फ्लो 1,000 और मान लीजिए डिस्काउंट फैक्टर है 5%। तो इसका अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू 1 + r⁴n, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करनी है तो हम क्या कहेंगे, फ्यूचर वैल्यू 1 + r⁴n। अगर पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे 1, दूसरे साल की प्रेजेंट वैल्यू 2, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। तो फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन रहेगा, आर आपका डिस्काउंट रेट गिवन रहेगा। तो अगर हम इसको हम एक फॉर्मूला बनाना चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो हम फ्यूचर वैल्यू को क्या करते हैं, ये फॉर्मूला इस तरह से भी बन सकता है, यही चीज़ यहाँ लिख रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 + r⁴n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। यानी हमारी जो भी फ्यूचर वैल्यूज है उसको हम इस फैक्टर से, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसका नाम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे ही आप लोग फ्यूचर वैल्यू को इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप लोग जानते हैं ना कि पैसे की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है। तो 1,000 रुपये मैं आपको 5 साल बाद दूंगी, उसकी वैल्यू अलग है अगर मैं आपको 1,000 रुपये अभी देती हूँ, तो इसे वैल्यू, इसी चीज़ को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पर भी वही है, हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या है, 1/1 + r⁴n। एन आपका जो डिस्काउंट रेट वो है, और एन आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, पहले साल के लिए चाहिए तो यहाँ पे 1 लग जाएगा, और दूसरे साल के लिए चाहिए तो 2 लग जाएगा। और हमें क्या करना है, अपनी जो फ्यूचर कैश फ्लो उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है कैलकुलेट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला था हमारा 1/1 + r⁴n, ठीक है। तो पहले साल के लिए हो जाएगा 1/1 + r⁴1, और दूसरे साल के लिए हो जाएगा 1/1 + r⁴2, ठीक है। फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का 1/1 + r⁴n, ये हमारा फॉर्मूला है। आर हमारा क्या डिस्काउंट रेट है जो कि 11.39% है। पहले साल के लिए एन के बदले 1 पुट करेंगे और दूसरे साल के लिए 2 पुट करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखते हैं 11.39%, इसका पावर 1। तो 11.39% कितना होता है, कैलकुलेटर ले लेते हैं। 11.39% का मतलब 11.39 डिवाइड बाई 100, ये होता है 0.1139, ठीक है। इसमें 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1.1139, और वैसे इसको 1 से डिवाइड करेंगे, 1.1139, ठीक है। 1.1139, इसको हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0.8977, इस तरह से ना, उसको हम लोग 898 बोल सकते हैं। तो पहले साल का कितना आ गया, आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.898। 0 ईयर का हमेशा ये 1 ही रहता है, इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। कोई बोले ना 0 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो अभी का प्रेजेंट वैल्यू तो अभी है ना, तो इसलिए इसको 1 ही रहता है। फर्स्ट ईयर का ये आ गया। सेकंड ईयर के लिए क्या करेंगे, 1 + r⁴2, यानी 1.139 का पावर 2, ये हो जाएगा 1.1139 का पावर 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1.1139 का पावर 2 कितना होता है, ये होता है 1.240, 1.240, ठीक है। अब हम 1 को 1.240 से डिवाइड करेंगे,
ये कितना आ जाएगा 0.806। देखिए 806, तो दोनों साल का हमने जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फर्स्ट और सेकंड ईयर का भी कैलकुलेट कर लिया। अगला काम क्या करना है, जैसे आप लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट किया, अपनी फ्यूचर वैल्यूज को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, फैक्टर से, और हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। हमारा वही काम है कि प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें। तो हम करेंगे क्या कि जो आपका फ्यूचर वैल्यू है ना, क्या था फ्यूचर वैल्यू, ये 45 लाख, ये और ये तीन फ्यूचर वैल्यू, उसको उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 × 2, वही हमारा आंसर होगा। तो 45 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा। 835500 को आप लोग 0.898 से मल्टीप्लाई करेंगे। 835500 इंटू 0.898, ये कितना आ जाएगा 75279, ठीक है, दूसरा हो गया। ऐसे तीसरा भी हम लोग करेंगे, 4637340, ठीक है, इसको हम लोग 0.806 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 3737696, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, -45 लाख +30 देखेंगे क्या आएगा। फिर से हम लोग कैलकुलेटर ले लेते हैं, माइनस का 45 लाख, ठीक है, ये माइनस का 45 लाख है, इसमें से क्या माइनस कर मतलब ये -45 इनको जोड़ना है, ठीक है, 45 लाख गया, ठीक है, पहले साल 7,50,279 पैसा आया और दूसरे साल 3,737,696 आया, ठीक है, 45 लाख गया। 45 लाख का इन्वेस्ट किया, पहले साल इतने का कमाई हुआ तो प्लस इसका प्लस, तो -45 प्लस 750,279 प्लस 37 ये करेंगे तो माइनस का 12,205 ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 750,279 प्लस, प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कैश फ्लो है, मतलब पैसा हमने अर्न किया है, तो इसलिए हम लोग प्लस लगा रहे हैं। तो कितना आ गया, माइनस का 12,205, ठीक है, तो ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू इसमें आ गया। तो ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया। वही इसमें बोला था ना कि नेट प्रेजेंट वैल्यू सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से, ये था आइडेंटिफाई नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, तो पहला काम हो चुका है। सेकंड ने बोला कि क्या उसको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये हमसे पूछा था, ठीक है। एक चीज हम सॉल्व कर चुके हैं, चलिए इसको हमने सॉल्व के शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, क्योंकि हम रिवीजन भी साथ साथ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू जाननी है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला है कि कितने का आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितने का हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, और नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है कितने का हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का किया, और उसमें से क्या हमें जो है माइनस करना होता है, डिफरेंस क्या देखना होता है। एक्चुअली फॉर्मूला होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, जो आपकी कैश इनफ्लो हुई है ना, उनका प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला होता है। जितने का आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया माइनस, तो 45 लाख का क्या था, इसलिए हमने माइनस का 45 लाख लिखा था, प्लस जो भी हमारी कैश इनफ्लो हुई है उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारे पास 2 साल में 2 कैश फ्लो हुई। पहले साल में तो जो कमाई हुई वो हमने दिखाया, दूसरे साल में एक तो कमाई हुई, प्लस हमने जमीन बेची उससे पैसा मिला, हमने ऑफिस कॉम्प्लेक्स बेचा उससे पैसा मिला, तो 2 साल की हमें कैश फ्लो यहाँ पे लिख लेनी है। फिर उसको हमें प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है और फिर इनको जोड़ के 45 लाख को माइनस करना है, तो उससे हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलता है। तो यही चीज़ देखिए हमने यहाँ पे की है। मॉड्यूल बी में ये चीज़ आप ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। 45 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, पहले साल जो कैश इनफ्लो हुई वो इतने की हुई 835500, दूसरे साल 887340, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये कैश इनफ्लो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, ठीक है। लेकिन हमें जो है दूसरे साल हमें ज़मीन का और ऑफिस कॉम्प्लेक्स का पैसा मिला, तो कितना रियलाइजेशन हुआ ज़मीन और ऑफिस कॉम्प्लेक्स से वो यहाँ देखेंगे। ज़मीन से 3375 ये और ऑफिस से 375 ये हमें रियलाइजेशन हुआ था, तो वो वाले हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो तीनों को जोड़ा, ठीक है, ये तो इतना ही है, ये इतना है, और इन तीनों को जोड़ा तो ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इनको आपस में -45 लाख गए, इतने की कमाई हुई, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तीनों को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -12205। तो यही हमारा जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू इसमें हो जाएगा। अब अगला हमें क्या करना है कि हमें जानना है कि उसको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर वो पैसा इंडिया में ट्रांसफर कर रहा है तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। assuming that inflow fund are transfer in the year in which the same are generated, तो दो चीजें हमें अज्यूम करनी है, एक में हमें अज्यूम करना है कि जो पैसा है जिस साल पैसा मिला उसी साल उसने ट्रांसफर कर दिया इंडिया में, और दूसरे में अज्यूम करेंगे कि जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो वो एक ही साथ पैसे लेके, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप कहीं बाहर जॉब करने गए, 2 साल आपने काम किया, तो आपने क्या किया कि पहले साल आपकी जो कमाई हुई, ठीक है, उसको आपने इंडिया भेजा, दूसरे साल आपकी कमाई हुई उसको आपने इंडिया भेजा, ठीक है, ये आपका पहला केस है। दूसरे में आपने क्या बोला कि चलो कोई नहीं, अगले साल तो मैं जा ही रहा हूँ, मैं एक ही साथ जो 2 साल के पैसे एक ही साथ इंडिया में भेजूंगा, तो ये दो केसेस आपको, दो सिनेरियो है, ठीक है। इस कंपनी ने इस साल जो प्रॉफिट अर्न किया इंडिया में भेजा, इस साल जो अर्न किया चाइना में इंडिया में भेजा, तो 2 बार अलग अलग, और यहाँ पे दोनों साल का एक ही बार में भेजा, मतलब सेकेंड ईयर का एक ही साथ इसने दोनों को एक ही साथ में भेजा।
ये दो कैलकुलेशन करनी है। तो पहले में क्या होगा कि जिस साल आपने प्रॉफिट, जिस साल आपका इनफ्लो हुआ उसी साल आपने इंडिया में ट्रांसफर किया। तो 0 ईयर में तो वही 45 है, पहले ईयर में ये और दूसरे ईयर में 46। तो ये डेटा आपको यहीं से लेना है। टोटल कितना हुआ 45 लाख 0 ईयर में, इतना हमने पैसा इन्वेस्ट किया। पहले साल 835500 इतने की कमाई हुई, दूसरे साल 4673 इतने की कमाई हुई। ठीक है, ये डेटा हमें यहीं से लेना। अब आगे हमें करना है एक्सचेंज रेट क्या है। तो 0 ईयर में एक्सचेंज रेट, 1 ईयर में, 2 ईयर में। तो हमने देखिए एक्सचेंज रेट भी सॉल्व किया था। S1 पहले साल का एक्सचेंज रेट कितना है 9.67 और दूसरे साल का 9.85, और 0 ईयर का वो तो आपको दिया ही हुआ है S0 9.50। ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया था देखिए। अभी का स्पॉट रेट 9.50। ठीक है, अभी का यानी T0 अभी का 9.50, एक साल बाद का 9.67, 2 साल बाद का 9.85। यही वैल्यू उन्होंने इस्तेमाल की है, क्योंकि वहां से यहाँ पैसा भेजा तो स्पॉट रेट पे तो ट्रांसफर होगा ना, इसीलिए 0 ईयर में ये वन फर्स्ट और सेकंड ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो -45 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू मिलेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये वैल्यूज तो मिल चुकी है, इसको हमें, ये हमारी कैश फ्लो हुई है। ठीक है, फ्यूचर में कैश फ्लो। अब हमें इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम किस में इस्तेमाल करेंगे, इंडिया में आ चुके, तो इंडिया का जो रेट है वो हमें इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो इंडिया का रेट कितना था देखिए, इंडिया का रेट कितना था 12%। तो जो इंडिया का डिस्काउंट रेट है यही हम डिस्काउंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 12%। तो हमारा फॉर्मूला क्या था डिस्काउंट फैक्टर का, जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उसमें हमने फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किया था, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया था 1/1 + r⁴n। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला हमारा था 1/1 + r⁴n। इंडिया के लिए ये रेट है 12%। पहले साल के लिए कैलकुलेट करना है तो 12% को 12/100 यानी 0.12, तो 1.12 का पावर 1 पहले साल के लिए आ जाएगा 1। ठीक है, कैलकुलेटर ले लेते हैं। 1/1.12 ये कितना आ जाएगा 0.89 आ जाएगा। ऐसे हम चाहे तो सेकेंड ईयर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.12 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.12 का पावर 2 कितना होगा, ये आ जाएगा 1.2544। 1.2544। अब हम 1 को 1.2544 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.797। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले साल और दूसरे साल के लिए कैलकुलेट कर दिया, जब 12% इंडिया का जो है डिस्काउंट रेट है। तो 0.89 0.797 देखते हैं कितना है यहाँ पे, 0.89 0.797। ठीक है, पहले 0 ईयर्स के लिए मैंने कहा था हमेशा ये 1 ही होता है, 12% का हमें इस्तेमाल। अब हम क्या करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम -42 +30 इसको माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना इसमें हो जाएगा। सेम ऊपर वाली कैलकुलेशन है, बस फर्क इतना है कि इंडिया के लिए 12% का जो डिस्काउंट रेट है इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम अगला काम क्या करेंगे कि चलिए इसको सॉल्व करके ये वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था ना, डिस्काउंट रेट पहले हमारा जो था जो वैल्यूज थी कैश फ्लो वो, फिर हमने उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो उससे जो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट होगी, फिर उसको हमने सॉल्व किया, मतलब -45 +30 तो -12। सेम चीज़ यहाँ पे की है, तो यहाँ पे हमें प्लस की वैल्यू मिली। अब हम क्या करेंगे, दूसरा हमने क्या डिसीजन लिया था कि हम पूरा का पूरा पैसा सेकंड ईयर में एक साथ ही ट्रांसफर करेंगे। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी बताया था। पहले केस में क्या करना है, पहले साल आपने कुछ अर्न किया इंडिया भेजिए, जो भी एक्सचेंज रेट है, सेकंड ईयर कुछ भी है एक्सचेंज रेट में करके इंडिया भेजिए। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट किया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पैसे को जोड़ के एक ही साथ जो इंडिया में भेजेंगे, तो इस तरह से हमें करना है। तो पहले जितना कैश आउटफ्लो हुआ 0.45 लाख वो सेम रहेगा, लेकिन हमें अभी यहाँ पे क्या देखना रहेगा, हमें यहाँ पे देखना होगा कि जो है ये आपका दोनों साल का पैसा कितना हो। तो पहले साल का कैश इनफ्लो कितना हुआ था आपका, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। पहले साल का था 835500 और दूसरे साल का कितना था 4637। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ आप लोग ऐड कर दीजिए, इनको ऐड करके एक साथ ही सेकेंड ईयर में पैसा भेजेंगे। तो दिस प्लस दिस 8355 जो पहले साल का कैश इनफ्लो प्लस 4637,340, दोनों को हमने जोड़ा तो कितना है 5472,840। तो दोनों साल का हम एक साथ ही पैसा भेजेंगे 5472,840। ठीक है, तो 0 ईयर में यही है आपका एक्सचेंज रेट। देखेंगे एक्सचेंज रेट कितना है, तो जीरो ईयर में एक्सचेंज रेट कितना था 9.50, सेकेंड ईयर में एक्सचेंज रेट कितना था 9.85। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे भी सॉल्व किया था देखिए, सेकेंड ईयर में एक्सचेंज रेट कितना था 9.85। क्योंकि हम सेकेंड ईयर भेज रहे हैं तो इस एक्सचेंज रेट का हमारा कोई काम नहीं है, सिर्फ 9.85 का हम इस्तेमाल करेंगे, और 0 ईयर का तो हमें करना ही पड़ेगा 9.50। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा 9.50 9 तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 लाख को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
ये एक्चुअली हमारी फ्यूचर वैल्यू और ये हमारा एक्सचेंज रेट है। जैसे आप लोग फ्यूचर वैल्यू को अपने एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे कुछ ये हमारी वैल्यू है, सॉरी ये हमारी कैश फ्लो है फॉरेन करेंसी में, उसको जैसे हम एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपीज़ में कन्वर्ट होता है। जैसे $1 की वैल्यू लीजिए 100 है और आपको $100 मिलने वाले हैं, तो $100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो रुपीज़ में ट्रांसफर होता है ना। तो आप इंडिया में भेज रहे हैं तो अपने जो एक्सचेंज रेट है उस एक्सचेंज रेट के हिसाब से रुपीज़ में आप उसको भेजेंगे। तो ये चाइनीज़ युआन में -45 लैक्स, और जैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे 9.50 के हिसाब से तो ये रुपीज़ में आ जाएगा, तो इसलिए चाइनीज़ युआन की करेंसी से ये रुपीज़ करेंसी में आ गया। ठीक है, इसके बाद ये तो हमारी फ्यूचर वैल्यूज है, इसको हमें प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो ईयर में, तो जीरो ईयर में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा 1 होता है, और सेकंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने देखिए यहाँ देखा था ना, इंडिया का कितना था 0.797। इंडिया में आ रहा है पैसा तो इंडिया वाला 12% का रेट हमें इस्तेमाल करना रहेगा, जो कि आपका सेकंड ईयर में था 0.797, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसी को यहाँ पे लिखा गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। 5390 को हम अगर 0.797 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -4275 4 बार 0 प्लस दिस, क्योंकि ये कैश इनफ्लो है, पैसा आ रहा है तो इसलिए प्लस लगेगा, और ये पैसा जा रहा है तो माइनस लगेगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसमें बोला है कि जो चाइनीज युआन में नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है, बट इन रुपीज इट हैज पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू ड्यू टू वीकिंग इन रुपीज इन कंपैरिजन टू चाइनीज युआन। तो ये इसके साथ प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जनरली इसमें पता है क्या बोला है, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हमारा माइनस आता है तो हम बोलते हैं ना माइनस है तो हमें रिजेक्ट करना चाहिए, तो इसमें वही बोला हुआ है कि भले ही अगर हम चाइनीज युआन की करेंसी में देखें, वहीं की करेंसी में देखें तो माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ तो हमने रुपीज में कन्वर्ट नहीं किया, यहाँ तो हमने उन्हीं की करेंसी में सब कैलकुलेशन किए ना। ये चाइना की करेंसी में हुआ है, यहाँ पे देखिए रुपीज का कन्वर्जन रेट नहीं लगा, तो बोल रहा है अगर हम सिर्फ वहाँ की करेंसी में देखें तो माइनस का आएगा। पर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हर साल हम पैसा भेज ले या दोनों का एक साथ भेजें, दोनों ही केस में वैल्यू में प्लस मिल रही है। तो अगर हम दोनों केसेस में देखें तो हमें प्लस वैल्यू मिल रही है, यानी हम पैसा ऑन करके इंडिया में भेज सकते हैं, और उस समय जो फायदा इसमें होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्यू टू वीकिंग ऑफ रुपीज, क्योंकि जो रुपी है वो काफी वीक है चाइना की करेंसी के कंपैरिजन में, इसलिए हमें यहाँ पे फायदा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो कंपनी है सीसीएस टेक्नोलॉजी, इसको ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इतने का फायदा और इतने का फायदा उसको देखने को मिल रहा है। अगर वो हर साल पैसा भेजती है, मतलब पहले साल कमाई हुई यहाँ भेजा दूसरे साल, तो उसको इतने का फायदा होने वाला है। और अगर दोनों ही पैसे को एक ही साथ भेज रही है तब भी आपको फायदा ही होने वाला है, क्योंकि आंसर प्लस में है, तो डेफिनेटली उसको प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़ा था, रिवीजन भी हम लोगों ने साथ साथ ही किया है, और काफी चीजें तो रिपीट होगी, तो आपका रिवीजन वहीं पे आपको समझ में आ गया होगा। और बस आपको शायद थोड़ा सा डाउट यहाँ पे हो, तो मैंने बताया था कि ये कहाँ से है। ये फॉर्मूला आपका P0 शेयर का प्राइस इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। ये जो आपका ग्रोथ रेट जो है KE माइनस जी, KE हमें इसमें लेना रहेगा। ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब चाइना का आप जो है रेट कैलकुलेट करेंगे ना, तब हमें इस के की जरूरत पड़ेगी। यह हमने देखा था, देखिए 11.39 ये परसेंट। ठीक है, जब आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में इस्तेमाल करेंगे तब आपको यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी अगर वीडियो में कुछ आपको डाउट है तो आप लोग वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। इसको समझाने में मेरे को 1.5 घंटा लग गया, आई थिंक 1.5 घंटे के आसपास। इसको मैं अगर रिपीट कराऊंगी तो इसमें और बहुत टाइम लगेगा, साथ साथ हम लोग रिवाइज करते चले थे इसको, तो इसलिए आई थिंक आपको कोई डाउट इसमें नहीं रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो इतना बड़ा तो नहीं, पर इसके छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे बनाए जा सकते हैं, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इस तरह से जो छोटे क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं। और शॉर्ट में अगर हम लोगों को क्वेश्चन समझना हो तो इस पूरे क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, देखिए इस कंपनी ने 30 लाख रुपए से जमीन खरीदी थी, और वो चाइना में इन्वेस्ट करना चाह रही है, एक प्रोजेक्ट जिसकी लाइफ है 2 साल। ठीक है, और 8% का चाइना में इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद क्या हुआ था यहाँ पे, एक सेकेंड। तो 8% का चाइना का जो है ये आपका इन्फ्लेशन रेट है, तो एक चीज आपको ये नोट करनी चाहिए। दूसरा, इसका प्रोजेक्ट का शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है, तो 2 साल के लिए हमें लेना है, ये दूसरी चीज आपको नोट करनी चाहिए। तीसरा नोट करने का पॉइंट ये है, 30 लाख की जमीन खरीदी, 30 लाख चाइनीज युआन, और 15 लाख का ऑफिस कॉम्प्लेक्स खरीदा, 30 + 15 45 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया इनिशियल, तो -45, इसीलिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट में माइनस लिखा है क्योंकि पैसा गया। फिर 2 साल जैसे आपका काम हो गया, वैसे ये जो 30 लाख की जमीन है इसको 35 लाख में बेच दिया गया, और ऑफिस कॉम्प्लेक्स को 5 लाख में बेच दिया गया। ठीक है, ये इसमें दिया गया। फिर अगला पॉइंट क्या बोला है कि इसने जो है पैसा कहाँ से अरेंज किया, जीडीआर इशू करके। एक जीडीआर 5 शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर शेयर की ट्रेडिंग 500 रुपये, सॉरी 200 रुपये में हुई, और उसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। फिर बोला है कि कंपनी ने डिविडेंड 25% का पे किया, और हर साल 10% वो बढ़ाएगा। और ये जो पैसा इसने अरेंज किया जीडीआर के थ्रू, तो उसमें 1% का उसको खर्चा आया। फिर जो उसने ये अपनी कंपनी जो भी सेटअप की, उससे उसने जो प्रोडक्ट बना के बेचे, तो साल भर में 10,000 यूनिट्स बेची गई है एक साल में, और एक प्रोडक्ट की कीमत अभी हमारी 500 है, और इसमें जो प्राइस है ना प्रोडक्ट, उसमें भी इन्फ्लेशन रेट लगेगा। इन्फ्लेशन रेट कितना था यहाँ पे, 8% का इन्फ्लेशन था, तो ये जो प्रोडक्ट का प्राइस है ये भी 8% के हिसाब से बढ़ेगा। ये अभी का रेट है, आप बोल सकते हैं R0 अभी का रेट है। पहले साल का रेट अगर निकालना है तो 500 मल्टीप्लाई बाय 1.08 का पावर 1,
सेकेंड ईयर का 500 1.08 का पावर 2। तो इसी तरह से आप कितने भी साल का रेट निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट आपका 22 लाख है अभी का, ये भी इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ेगा, यानी अभी तो 22 लाख है, कोई बोलेगा अगले साल कितना रहेगा, तो 22 लाख में हम लोग क्या करेंगे, इन्फ्लेशन जोड़ना पड़ेगा। तो 22 लाख में 1.08 का इन्फ्लेशन, तो पहले साल में इतना आ जाएगा। ऐसे सेकेंड ईयर में 22 लाख 1.08 का पावर 2। तो इस तरह से जो हम अपनी फिक्स कॉस्ट को भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट यहाँ पे आपका आ गया। और क्या हमें नोट करना चाहिए इसमें, और आपका टैक्स रेट, चाइना में टैक्स रेट 25% लगता है, तो जहां भी आपको टैक्स रेट लगेगा 25% इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आपको स्पॉट रेट देखना है, एक चाइनीज युआन की वैल्यू 9.50 रुपीज़ के साथ है। ठीक है, और इंडिया और चाइना का नॉमिनल रेट 12% और 10% दिया है। तो अगर आपको अभी का स्पॉट रेट दिया 9.50, अगर आपको कहते हैं ये 1 साल या 2 साल के बाद का स्पॉट रेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, तब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। स्पॉट रेट आफ्टर 1 ईयर, अभी कितना स्पॉट रेट है, होम करेंसी का क्या रेट है और फॉरेन करेंसी का क्या रेट है, इसकी पावर 1, मतलब ये टी इसकी पावर टी। अगर आपको पहले साल का चाहिए तो ये हो जाएगा S01 प्लस होम करेंसी इंडिया का क्या रेट है और चाइना का कितना रेट है। ठीक है, तो इंडिया का रेट देखिए यहाँ पे, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंडिया का 12 और चाइना का 10% है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 12% इंडिया का, और ये यहाँ पे आ जाएगा 10%, इसका पावर 1। ऐसे सेकेंड ईयर का स्पॉट रेट निकालना है तो S0 यहाँ पे पावर 2 लग जाएगा। तो वही कैलकुलेशन यहाँ पे की गई थी। और इसके साथ और क्या हम लोगों ने, बस इतना ही आपको मेन मेन समझने वाला था। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने जो डिविडेंड निकाला, तो डिविडेंड जो है आपके किस पे लिया जाता है डिविडेंड, आपकी फेस वैल्यू। तो 10 रुपए का 25% होता है 2.5, तो पहले साल का डिविडेंड हो जाएगा, सॉरी अभी का डिविडेंड कितना है 25% है, और हर साल ये 10% ग्रो करेगा। तो डिविडेंड हमारा 10 रुपए का 25% आ जाएगा 2.50, ये अभी का डिविडेंड है। एक साल बाद इसमें 10% बढ़ाना पड़ेगा, तो 2.50 का 10% बढ़ाएंगे, ये आ जाएगा 2.75। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। शेयर प्राइस इज इक्वल टू D1 KE माइनस जी। जी है ग्रोथ रेट जो कि 10% है, D1 हमने यहाँ सॉल्व किया होगा 2.75, और P0 कितना हमारा शेयर का प्राइस, शेयर का प्राइस कितना है 198। 198 कैसा है, शेयर का प्राइस तो 200 था, हाँ 200 था, पर 1% का हमें शेयर का इशू का 1% खर्चा आया था। 200 का 1% होता है 2 रुपये, इसलिए 200 में से 2 रुपये घटा के हम लोग 198 रुपीज़ शेयर के बदले रखेंगे, और इससे हम KE को सॉल्व करेंगे जो कि 11.39% आएगा। S1 S2 मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि कौन से फॉर्मुले से हम लोग S1 S2 को जो है सॉल्व करें। ठीक है, S1 S2 के लिए ये वाला फॉर्मुला इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने देखा था कि ज़मीन बेच के कितना पैसा मिलेगा टैक्स के बाद, और ऑफिस कॉम्प्लेक्स से। तो ज़मीन हमने खरीदी कितने की थी, 35 और 30 की, 30 की खरीदी और 35 में बेच दी, तो सेल करके हमें 35 लाख का फायदा हुआ। बट हमने 30 लाख में खरीदा, तो कैपिटल गेन कितना हुआ, कैपिटल गेन 5 लाख का हुआ। और टैक्स हमेशा सेल अमाउंट में नहीं, कैपिटल गेन में लगता है। यहाँ पे लिखा भी है कि जो सेल होगा वो कितने का होगा, 25% का होगा। कहाँ पे लाइन, ये देखते हैं यहाँ पे, टैक्स रेट फॉर इनकम एंड कैपिटल गेन 25%। तो हमने 30 लाख की जमीन खरीद 30 लाख की जमीन खरीदी, 35 लाख की बेची। ठीक है, तो 5 लाख का यहाँ पे कैपिटल गेन हुआ। तो इस 5 लाख के कैपिटल गेन में हमें 25% का टैक्स देना होगा। 5 लाख का 25% होता है 1,25,000, यानी सेल करके हमें 35 लाख मिले, और इस 35 लाख में से हमें कैपिटल गेन के नाम पे 1,25,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 35 लाख में से 1,25,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 33,75,000। तो ये हमारा नेट रियलाइज अमाउंट हो जाएगा आफ्टर सेल ऑफ लैंड। तो वही चीज देखिए इन्होंने थर्ड वाले में कैलकुलेशन की, 33,75,000। अगले वाले में देखा था कि ऑफिस कॉम्प्लेक्स बेच के कितना पैसा मिला, तो ऑफिस कॉम्प्लेक्स बेच के 5 लाख मिले। देखिए यहीं पे लिखा था कि लास्ट में जो होगा, कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू फेच 5 लाख चाइनीज युआन एट द एंड ऑफ, तो 5 लाख मिले। ये भी हमारे लिए क्या है, एक टाइप का कैपिटल गेन है। तो 5 लाख का फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस कॉम्प्लेक्स 5 लाख का फिर से आपको इसमें टैक्स पे करना पड़ेगा 25% के हिसाब से। 5 लाख का 25% होता है 1,25,000, तो 5 लाख में से 1,25,000 का टैक्स पे करेंगे तो बचेगा हमारे पास 3,75,000। तो ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जो नेट रियलाइजेशन वैल्यू है वो है 3,75,000। ठीक है, तो वही चीज आपके थर्ड बॉक्स में की गई थी यहाँ पे 3,75,000। इसके बाद हमने कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट किया, 10,000 प्रोडक्ट बेचे, एक का प्राइस था 500 रुपये, ये अभी था मतलब जीरो टाइम पे। पहले साल में कितना होगा, 500 में 8% का इन्फ्लेशन हमें दिखाना है। ठीक है, तो 500 में अगर हम 8% का इन्फ्लेशन दिखाएंगे तो कैसे हो जाएगा, 500 इंटू 8% का इन्फ्लेशन। ऐसे सेकेंड ईयर के लिए 500 इंटू 8% का इन्फ्लेशन का पावर 2, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो पहली वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड ईयर के लिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे की गई है, 540 आएगा, पहले को सॉल्व करके दूसरे को सॉल्व करके ये आएगा।
इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स प्राइस आ जाएगा। फिर इस सेल्स प्राइस में से 3 जो खर्चे हैं, वेरिएबल, डेप्रिसिएशन, फिक्स कॉस्ट, उसको माइनस करना है। वेरिएबल सिंपल है, जो भी आपका सेल्स है उसका 40%, तो इसका 40% ये आ जाएगा, इसका 40% ये आ जाएगा। डेप्रिसिएशन भी फिक्स है, 15 लाख का ऑफिस कॉम्प्लेक्स और 2 साल में बराबर डेप्रिशिएट हो गया, तो 7.5 लाख एक साल का, दूसरा साल का 7.5 लाख, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल किया। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 22 लाख है, और बोला कि फिक्स कॉस्ट में भी हर साल इन्फ्लेशन होगी, तो 22 लाख, और अब ये 0 ईयर में, पहले साल में 22 लाख का 1.08 का पावर 1, दूसरे साल में 22 लाख 1.08 का पावर 2, तो ये दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। फिर इन तीनों कॉस्ट को, तीनों खर्चों को इसमें से माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें 25% का टैक्स पे करेंगे, जो कि इतना आएगा। टैक्स माइनस करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जैसे टैक्स पे करेंगे तो हम डेप्रिसिएशन को उसमें जोड़ देंगे, तो हमें फाइनल कैश इनफ्लो मिल जाएगी। अब अगला काम क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी भी कैश इनफ्लो हुई ना दोनों साल की, उसका प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 45 लाख का किया, और कैश इनफ्लो कितने की हुई, पहले साल ये देखिए यहाँ पे हमने किया था, पहले साल 83,550 और दूसरे साल 88,7340। लेकिन दूसरे साल हमने अपनी जमीन और अपने ऑफिस कॉम्प्लेक्स से भी कुछ पैसा अर्न किया, उसको बेच के। तो जमीन से कितना मिला, 3375, ऑफिस कॉम्प्लेक्स से 375, तो वो वैल्यूज भी यहाँ पे लिखी गई है, जमीन का और ये आपके ऑफिस कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल सेकंड ईयर का कैश फ्लो है, पहले साल का, और ये 0 ईयर का। अब हम उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए ये जो हमारा रेट था ना 11.39, जो हमने के ई सॉल्व किया, वो हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, 1 + r⁴n। ठीक है, तो r के बदले क्या रखा जाएगा, 1.39, पहले साल के लिए n1 हो जाएगा, दूसरे साल के लिए n2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी। इनको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में इन तीनों को ऐड कर देंगे, माइनस प्लस प्लस, तो ये माइनस का आ जाएगा। सेम यही कैलकुलेशन हमें रुपीस में कन्वर्ट करके करनी है। मतलब हम पैसा क्या करेंगे, एक बार में हर साल जो कैश फ्लो हुआ ना उसको हम इंडिया में बेचेंगे, और अगली बार में हम दोनों एक साथ ही बेचेंगे। तो 45 लाख लगाए, पहले साल 8355 का कैश फ्लो, और दूसरे साल तीनों को जोड़ के 4673। अब हम क्या करेंगे, इंडिया में भेज रहे हैं तो हम डिस्काउंट रेट जो है, सॉरी एक्सचेंज रेट इस्तेमाल करेंगे। 0 ईयर का एक्सचेंज रेट ये है, 1 ईयर का S1, सेकेंड ईयर का S2। ये S1 S2 हम लोग ऑलरेडी ऊपर जो है सॉल्व कर चुके हैं, शायद आपका फर्स्ट बॉक्स यही है ना, सेकेंड वाला, 9.67 S1 S2। S0 तो हमें गिवन था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये वैल्यूज मिलेंगी। फिर इसका डिस्काउंट रेट इंडिया में आ चुका है, तो इंडिया का 12% का रेट चलेगा। ठीक है, तो 1.83, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू प्लस की आ जाएगी। ऐसे ही हम लोग अगर नेक्स्ट आगे जाएंगे, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हमने दोनों साल का एक ही साथ, तो दोनों साल इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ के ये वैल्यू मिलेगी, तो एक ही साथ इसको एक्सचेंज रेट करके कन्वर्ट करेंगे, और फिर हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो दोनों बार में प्लस मिला है, तो इसका मतलब हम प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसको शॉर्ट में रिवाइज भी यहाँ पे कर लिया, और कुछ डाउट है तो एक बार आप फिर से वीडियो देख के जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए। और क्वेश्चन इसका ऐसे ही बन सकते हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर पूछ सकते हैं कि कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इस तरह से जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।